ऐसे सीखने के लिए कई आर्ट इन्वॉल्व होते हैं, कई हुनर इन्वॉल्व हैं। दूसरी चॉइस कौन सी होनी थी और तीसरी चॉइस कौन सी होनी थी, और वो किसी टीचर को दिखाएं। आपने फर्ज करें ग्लोबलाइजेशन पे पढ़ा हुआ है, फर्ज करें मैं वही सीपैक की मैं बात कर रहा था, जिन बच्चों ने सीपैक के ऊपर बहुत कुछ तैयार किया हुआ होगा, उनको मटेरियल ट्रैप ही हुआ ना। आप टॉपिक के साथ भी जा सकते हैं, टॉपिक के खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको पिछली दफा बताई थी कि आपने क्या करना है। देखिए, आपने क्या करना है कि टॉपिक्स को पहली रीडिंग देनी है और उसमें एनसर्कल करते जाना है जो आपको लगे कि आप इसके ऊपर कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं। हमारा आज का गोल ये है, आपको पता है सीएसएस पीएमएस इम्तिहान में जो सबसे बड़ी बला है वो क्या है, नाइटमेयर क्या है? ऐसे इसने बड़े बड़े लोगों को फेल कर दिया, बड़े बड़े काबिल लोगों को। और मेरे घर में ये 5 बहन भाइयों में से 4 ने इसको पास किया हुआ है। मतलब एक जो रह गई वो इसलिए रह गई कि उसने इम्तिहान नहीं था दिया। वो मतलब मैं जब सीएसएस में आया तो वो उसकी एज पूरी हो चुकी थी उस वक्त ना, वो उसको मैं करवा नहीं सकता था। अब इस बात का, इस मिसाल का जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए कि करना कैसे है, सिर्फ रास्ता, कुछ भी नहीं है इसके बीच में ऐसा जो मुश्किल हो। आज हम 2 घंटे के बीच में इंशाल्लाह ताला इसको A to Z सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे कि ये है क्या, इसको बनाते कैसे हैं और करते कैसे हैं, ताकि फिर आप इसको अप्लाई करना जो है वो शुरू कर दें। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और बिल्कुल मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का एक तो हम इसको देख रहे हैं ना, पीएमएस के लिए, सीएसएस के लिए भी, अगर इस पहलू को हम माइनस कर दें, खाली अगर आप इसको एज ए लैंग्वेज सीख जाएंगे ना पाकिस्तान में जुबान के तौर पर, यार आपको, अल्लाह से मैं डर के कह रहा हूँ, अपने जो ज़रिया मुआश है ना, आपको उसके लिए टेंशन, टोटल समझ लें कि टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको दुरुस्त इंग्लिश आती है। तो मेरा कोई 13वां इदारा है गवर्नमेंट सर्विस के बीच में जहाँ पे मैं हेड कर रहा हूँ मुख्तलिफ तरह के कामों का। अभी मैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हूँ। इंग्लिश लिखने वाले, दुरुस्त इंग्लिश लिखने वाले, लेटर लिखने वाले, ड्राफ्ट करने वाले हैं ही नहीं। हम लोग तरस रहे होते हैं कि यार कोई बंदा अच्छा ड्राफ्ट बनाने वाला मिल जाए हमें। इतनी इनकी वक़्त है कि कोई अच्छा हो जो लिख सकता हो। फिर मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें पिक करके ले जाता हूँ, बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ फैसला ये कर लें कि हमने इस ज़ुबान के ऊपर अबूर हासिल करना है, कमांड बनानी है, सीख जानी है, तो आप कहीं बाजार में चौक के ऊपर भी बैठ जाएंगे तो अल्लाह पाक आपको वहाँ पे भी रिज़्क़ अता फरमाएंगे। निज़ाम तालीम आपको पता है हमारा कितना कंपटीशन बढ़ गया है। बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता कि जो दुरुस्त उनको अंग्रेज़ी पढ़ा सके, और हमारी तमाम चीज़ें इंग्लिश में, तमाम की तमाम चीज़ें इंग्लिश में। तो इस तनाजुर के बीच में आप अंग्रेज़ी को आप लोगों ने सीखना है। ऐसे सीखने के लिए कई आर्ट इन्वॉल्व होते हैं, कई हुनर इन्वॉल्व हैं। उसमें जो पहला हुनर है ना, जो पहला आर्ट है, वो है टॉपिक सिलेक्शन का, कि आपने टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करना है। ये सीएसएस का पेपर है जो आपके सामने है, ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन साइड पे करके ये सामने इसलिए रखा कि आपको मैं प्रैक्टिकली समझा सकूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। अब 5-7 पहले टिप्स लिख लें, फिर उसको प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर आजमाते हैं और करके देखते हैं। पहले 5-7 टिप्स लिख लें। जब भी आपको पेपर आए, ख्वाह वो सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, या कोई भी पेपर हो, सरकारी इम्तिहान हो या प्राइवेट हो, जहाँ पे हमने ऐसे लिखना है जिसमें एक से ज़्यादा आपको टॉपिक्स गिवन हों, कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। नेवर बी इम्पेचुअस, जल्दबाज ना हो, इम्पल्सिव ना हो टॉपिक को चुनने में। ये पहला मेरी डायरेक्शन है, ये टिप नहीं है, डायरेक्शन है। 3 से 5 मिनट आपने लेने हैं, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5, और उन 3 से 5 मिनट लगा के आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा टॉपिक करना है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, हर दफा, मेरा तो एक्सपीरियंस है, 13 साल से पढ़ा रहा हूं, जब बच्चे इम्तिहान देने बैठते हैं तो एक शैतान आता है उनके ऊपर और उनसे गलत टॉपिक चुनवा देता है। उनको सारी बातें पता होती हैं, आई एम सीरियस ऑन इट, उनको सारी बातें पता होती हैं कि यार ये टॉपिक कैसे चुनना है, क्या टिप्स हैं, क्या करना है, लेकिन सडनली कुछ होता है इम्तिहान के बीच में बैठ के, मे बी ड्यू टू एग्जाम प्रेशर या समथिंग हैपन्स। मैं शैतान का इसलिए कह रहा हूं कि उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ, टॉपिक गलत चुन लेते हैं।
जैसे ही कमरा इम्तिहान से बाहर आते हैं, बल्कि उससे भी पहले आधा घंटा गुजरता है, उन्हें पता चल जाता है टॉपिक गलत चुन लिया, टॉपिक गलत चुन लिया। और टॉपिक गलत होने से कम आपके 40% बच्चे इसी चक्कर में फेल होते हैं। अगर उन्होंने पहले की बजाय तीसरा टॉपिक चुना होता तो वही बच्चे पास थे। इसकी इतनी अहमियत है, ये बात ऐसे ही लिख लें कि एक शैतान आता है और वो गलत टॉपिक चुनवाता है। उसका टारगेट ही है कि बच्चों से गलत टॉपिक उसने जो है वो चुनवा देना है, और वो उस चक्कर में कम से कम 40% बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। ठीक है जी। आपके टॉपिक्स में दो तरह के टॉपिक होंगे, एक होंगे इशू बेस्ड, एक होंगे लिटरेरी। और आप लोगों ने हमेशा जाना है इशू बेस्ड टॉपिक के ऊपर। लिटरेरी टॉपिक्स को हम टच नहीं करते, उसको लिफ्ट नहीं करवाते, दूर दूर से गुजार देते हैं। उसकी वजह यह है कि लिटरेरी टॉपिक एग्जामिनर किसी और आंख से चेक करता है, शायद हमारा उतना डेवलप नहीं हुए होते स्किल्स कि हम उसको मुतासर कर सकें। लिटरेरी टॉपिक को अटेम्प्ट करने की, उस पर बात करने की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, वी आर रेयरली अवेयर ऑफ देम। तो हम लिटरेरी टॉपिक्स को हम टच नहीं करेंगे। हम किस टॉपिक को टच करेंगे? इशू बेस्ड। मैं पहले बात मुकम्मल कर लूं, फिर क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, अब इशू सोशल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। अभी हम इधर से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि इशू बेस्ड है, कौन कौन से कर लेने चाहिए, कौन से नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ें अपने इन टॉपिक्स को, तो इनके हर लफ्ज का माना आपको आना चाहिए। किसी एक लफ्ज के माने के ऊपर अगर आपको जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी डाउट है, उसको छोड़ दें, उसके चक्कर में ना पड़े, उसको छोड़ें, दूसरे टॉपिक पे चले जाए। जरा सा भी अगर आपको डाउट पड़ गया कि नहीं यार ये ऐसे हो सकता है, कभी भी आपने इसको रिस्क नहीं लेना। ठीक है जी। टॉपिक दो तरह के होंगे इशू बेस्ड की मैं बात कर रहा हूं। एक टॉपिक वो होंगे जो जनरल हैं, जिनका स्कोप पूरी दुनिया है। दूसरे वो होंगे जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। ये बाजुकात लिखा हुआ सामने नजर आ जाता है, बाजुकात लिखा हुआ सामने नजर नहीं आता। तो आपने जब भी कोई टॉपिक उठाना है, उठाने से मुराद उसको पिक करना है कि मैं इसके ऊपर ऐसे लिखने लगी हूं या इस पे ऐसे लिखने लगा हूं, तो इस बात को जरूर कंसीडर करना है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है या जनरल है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास उस टॉपिक का जो नॉलेज है वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक हो। मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूं, इसके अंदर नहीं है। नहीं, वो नहीं, एक और मिसाल लिखें, टॉपिक लिखें, इंपॉर्टेंस ऑफ सीपैक for region and the world. Importance of CPAC for region and the world. ये पिछले साल या उससे पिछले साल ये टॉपिक आया, बच्चों ने इसको देख के कलाबाजी लगाई उल्टी कि यार मजा आ गया, सीपैक पूरी हॉलों में सीपैक होना शुरू हो गया। हालांकि ये टॉपिक करने वाला नहीं था, इसलिए करने वाला, सीपैक का पता है ना सारों को। हम सब लोग, इवन मैं उस्ताद हूं सीएसएस का, हम लोग सीपैक को तैयार करते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में कि पाकिस्तान को क्या फायदा है। ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा बहुत रीजन के बारे में जानते हैं कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे, ईरान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से। दुनिया के हवाले से तो हमने इस टॉपिक को कभी टच ही नहीं किया, कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब उसने टॉपिक दिया तो उसने बीच में ऑफ द एंड दी वर्ड का पूरा उसने खाता डाल दिया। बच्चों ने इसको पिक किया और क्या हुआ नतीजतन? दे फेल्ड इट, उसको फेल किया। वो इस बात को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सके कि ये जो टॉपिक है ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है बल्कि जनरल है। अच्छा, एक मैं यहां पे आपको एक और मिसाल दे देता हूं। कोई इसके बीच में टॉपिक ले लें, मसलन अगर हम बात करते हैं ये वाला चौथा टॉपिक, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव दी सोसाइटीज बैकवर्ड, यही टॉपिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक है? नो। लेकिन जिन बच्चों को ये मेरी बातें नहीं पता ना,
आधे से ज्यादा बच्चे इसको समझेंगे कि पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखना है, अपनी मिसालें लिख के पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान के खाते ये हैं। ये जेंडर इक्वालिटी वाला पढ़ें। जेंडर इक्वालिटी ए पॉपुलर स्लोगन, पाकिस्तान स्पेसिफिक है? नो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने टॉपिक जब देखना है, आपने उस पर गौर करना है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है या जनरल है, और फिर देखना है कि मेरे पास इसका नॉलेज रेलेवेंट है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली आपको टिप मैं दे रहा हूं कि बी अवेयर ऑफ द मटेरियल ट्रैप। मटेरियल ट्रैप, ये लफ्ज लिख लें। मटेरियल ट्रैप क्या होता है? आपने किसी एक आधे मौजू पर काफी सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ होता है, काफी सारा मटेरियल इकट्ठा किया होता है। अब जब पेपर में आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको इस हद तक अपीलिंग लगता है कि आप भूल जाते हैं कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। आपके दिल में खड़ा होता है कि यार इस पर मेरे पास ग्राफ भी हैं, नक्शे भी हैं, मैंने केस स्टडीज भी की हुई हैं, मैंने 6 बुक्स के हवाले भी किए हुए हैं, मैंने डेफिनेशंस भी पढ़ी हुई हैं, चलो इसको लिख देते हैं। ये मटेरियल ट्रैप है, ट्रैप करता है आपको, लालच आ जाता है। आपने फर्ज करें ग्लोबलाइजेशन पे पढ़ा हुआ है, फर्ज करें मैं वही सीपैक की मैं बात कर रहा था, जिन बच्चों ने सीपैक के ऊपर बहुत कुछ तैयार किया हुआ होगा, उनको मटेरियल ट्रैप ही हुआ ना कि वो इस एंगल को इग्नोर कर गए कि यार इसमें एक एंगल दिया हुआ है, उसने ट्विस्ट डाला हुआ है। सिर्फ ये लालच था कि यार सीपैक पे तो बड़ी मेरी कमांड है, बड़ा कुछ है। तो इस मटेरियल ट्रैप को आपने हमेशा पकड़ना है, इसको अवॉइड करना है, इसके चक्कर में आपने नहीं आना। उसके बाद कोई भी जब टॉपिक होता है, आप टॉपिक के साथ भी जा सकते हैं, टॉपिक के खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको पिछली दफा बताई थी कि आपने क्या करना है, अब टॉपिक के साथ जाना है, अनलेस कि टॉपिक इस तरह का हो कि उसके साथ जाना मुमकिन ना हो। और वो इसलिए कि उसने आपके जिम्मे एक काम लगाया, आपने अपनी मर्जी से अपना रोल नहीं बदलना। यू नॉट सपोज टू चेंज योर रोल ऑन योर ओन कि जी हमने मर्जी से हम इधर नहीं तो उधर बात कर रहे हैं, नहीं, इस तरह आपने नहीं करना। और फाइनली इसका जो सबसे बेस्ट वे होता है तैयार करने का, वो है आपके पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर सामने रखिए, कम से कम 10 साल के, एटलीस्ट 10 ईयर्स, और उनको सामने रख के डिसाइड करें कि आपने अगर बैठे होते तो आपकी पहली चॉइस कौन सी होनी थी, दूसरी चॉइस कौन सी होनी थी और तीसरी चॉइस कौन सी होनी थी। और वो किसी टीचर को दिखाएं कि सर मेरी पहली चॉइस ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, क्या मैं ठीक हूं? जब तक टीचर की थपकी ना लगे कि तू ठीक था, तब तक अपने आप को समझें कि मैं अधूरा हूं। ये बात अलहदा से टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इसकी अहमियत से मैं आगाह कर सकूं। यहां तक कोई चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं? आपका सवाल मैंने लेना है, क्लियर है? सिर्फ आखिरी चीज इसके हवाले से कि अब आपने करना क्या होता है जब आपके सामने टॉपिक आ जाए। देखिए, आपने क्या करना है कि टॉपिक्स को पहली रीडिंग देनी है और उसमें एनसर्कल करते जाना है जो आपको लगे कि आप इसके ऊपर कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट्स हैं, दायरा लगाते जाएं, 1 2 3, ठीक। नॉर्मली 10 टॉपिक में से 3-4 दायरे लग जाते हैं। दूसरी रीडिंग में जिन पे दायरे लगाए हैं आपने उनको मजीद शॉर्टलिस्ट कर लेना है, उसको 2 पे ले आए, या तीसरी रीडिंग में आप उसको 1 के ऊपर ले आए। यानी कि जो पहली मैंने आपको बात बताई कि आपने जो लगे कि मैंने ये करना है, उनके ऊपर दायरे लगाएं, दायरे वालों को दोबारा पढ़ें और उसमें से अपनी मर्जी का टॉपिक चुन लें। क्लियर हो गया जी? एक स्टेप इसके अलावा और भी है। जब आप अपनी मर्जी का टॉपिक चुन लें तो वो तो आपको पता चल गया कि मैंने ये टॉपिक नंबर करना है फलां फलां। तो जिन टॉपिक्स पे आपने दायरे नहीं लगाए थे, एक रीडिंग अब आपने उनको भी देनी है। जिन पे दायरे नहीं लगाए थे, जिनको आप पहली रीडिंग में छोड़ गए थे, वो इसलिए कि इट हैपन्स कि आप एक पहली रीडिंग में एक टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं, आपको बाद में पता चलता है यार ये तो बहुत मजेदार था, बड़ा सीधा था और लिखने वाला था, इस पर लिखना चाहिए था, मैं छोड़ा हूं। आप बात समझ गए? जिसको अपनाना था उसको आपने अपना लिया, जिसको रिजेक्ट किया सिर्फ उनको एक दफा देख लें कि क्या वो डिजर्व वाकई करते हैं कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। और इस हरकत में कितना टाइम आपके पास? 3 से। क्लियर जी? अच्छा, अब क्वेश्चन आपका। मेरा
लाउडली करना है, वरना तक बेटी के पास आवाज है। जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। पहली बात ये कि आई थिंक सो आई एम गुड एट राइटिंग लिटरेरी एसे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस दफ़ा ये हुआ है कि पीएमएस के जो ऐसे पेपर थे उसमें सारे के सारे ही लिटरेरी एसे। ठीक है, दो सवाल हैं जिनके, इनका ये कहना है कि मैं अच्छा हूं लिटरेरी ऐसे लिखने में, इट इज गुड देन। अगर आपकी कमांड है लिटरेरी ऐसे लिखने में, मेरा एक स्टूडेंट था, मैं मना करता रहा कि लिटरेरी ऐसे नहीं पिक करने, ही डिड इट, एसपी है अभी, राना मारूफ, पोस्टेड है सिंध में, मेरे इब्तदाई बैचेस का जो स्टूडेंट है। अगर आपकी कमांड है तो डू गो फॉर इट, उसके लिए ज़रूर जाएं। लेकिन यह है कि आपको लिटरेरी ऐसे लिखना गलत नहीं होता, रिस्की होता है, सिंपल इतना ही है। लेकिन है कि रिस्की के फिर दोनों पहलू में उससे नंबर भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग उस तरफ जाते हैं ना, तो नंबर भी ज़्यादा आते हैं। अगर आप लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमांड आपकी है, तो डू गो फॉर इट। दूसरी बात जब ये कि एक आपने इम्तिहान का बताया कि उसमें सारे ही लिटरेरी आ गए, जब सारे ही लिटरेरी आ गए फिर तो आपकी ये प्रॉब्लम हो ही वैसे ख़त्म गई ना, फिर तो आपने चुनना ही उन्हीं के बीच में से है। फिर तो एक नया एंगल पे बात चलेगी कि लिटरेरी ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, तो वो जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बीच में ज़ाहिर उनको भी हम टच कर रहे होंगे, फिर तो चॉइस खत्म होगी। ये सारी गुफ्तगू तो उस सूरत में है कि अगर आपके पास चॉइस अवेलेबल हो, लिटरेरी भी हो, इशू बेस्ड भी हो, तो आपने क्या करना है वो हमने कहानी डिस्कस कर ली। जब मजबूरी है तो फिर तो वही लिखने हैं हमने। कोई और सवाल किसी का? अच्छा, इसको पढ़ें सारों को, हमारे पास अभी 9 तो नजर आ रहे हैं, और 1 2 3 करके अपने पास रेटिंग्स लिख लें कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है, इसमें दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। गो, फिर देखते हैं कि कौन सी। सारे टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ना? जिसको टॉपिक नजर नहीं आ रहे वो आगे आके एक दफा देख लें टॉपिक, इजाजत है, लेकिन टॉपिक देख लें, चल चला के आगे आ जाए, इधर आ जाए, टॉपिक देख लें, या मैं लाउडली पढ़ दूं। डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट ए रनिंग स्ट्रीम, ये पहला है। दूसरा है मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। तीसरा है कोविड-19 ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। चौथा है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड। उसके बाद है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक। फिर है ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम्स। फिर है जेंडर इक्वालिटी ए पॉपुलर स्लोगन। फिर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज पैनेशिया टू अवॉइड, तीसरी वर्ड वॉर। चलें जी जी, जल्दी जल्दी एक एक रोज से हम एक एक बच्चे से बेटे कौन सा पहला, कौन सा है पहला? पहला ओके, ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। जी इधर सबसे इधर वाली बेटी, ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, इसमें क्या लिखेंगी? आपने टॉपिक चुना ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, क्या लिखेंगे इसमें? इसने बड़े बच्चे फेल कराए थे इस टॉपिक में। आगे बदलना नहीं, अब सारे बच्चों ने सही से बताना है जी। हो सकता है मैंने ब्लफ किया हो, वैसे कह रहा हूं जी। सुने सुने गुड़िया, हाँ आगे। हाँ अच्छा, मेरा इसके बीच में जो मैंने चुने थे वो थे 843 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं लिखूं तो पहला मेरा ये है नंबर 1। नंबर 2 पे चौथा है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड। और उसके बाद मेरा है नहीं 841 है, सॉरी, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट ए रनिंग स्ट्रीम। नहीं, मैं बताता हूं, पानी जाया ना करें, वेस्टेज ऑफ वाटर, सिंपल। मैं सारों पे आता हूं। इसके बीच में से जो दो बहुत ज्यादा स्लिपरी है ना, बहुत ज्यादा स्लिपरी है, मैं आपको वो बताता हूं वो कौन से हैं। एक तो ये जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन, ये स्लिपरी टॉपिक है। बस स्लिपरी कैसे? उसने खाली ये नहीं कहा कि जेंडर इक्वालिटी अच्छा है कि बुरा है, उसने क्या वर्ड यूज किया? अब उसके दिमाग में क्या है ये बात कहते हुए पॉपुलर स्लोगन, मुझे क्लियर नहीं है। सर हम दोनों डायमेंशंस में जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय बीइंग पॉपुलर स्लोगन? पॉपुलर स्लोगन का मतलब मैं ये भी ले सकता हूं कि ये असल में कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि खाली इट्स मेरली स्लोगन। मैं इसका ये माना भी ले सकता हूं कि यार ये वाकई बड़ा अच्छा स्लोगन है, इट इज गुड, इस पे हो रहा है। तो ये एक मतलब यूं समझ लें कि एक ट्रैप टाइप चीज है, क्लियर नहीं है।
एग्जामिनर मसलन मैं कहता हूं वो आ गया, अब वो आ गया से क्या मुराद है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अपने ड्राइवर के बारे में कह रहा हूं, दोस्त के बारे में कह रहा हूं, ये तो मेरे ज़हन में है ना। तो ये टॉपिक उस तरह का था कि चीजें इसमें क्लियर नहीं है कि पॉपुलर स्लोगन से उसकी क्या मुराद। अच्छा, दूसरा ये जो कोविड-19 वाला है ना, इसने बड़े बच्चे फेल करवाए। ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, इसने कैसे फेल कराए होंगे भला? व्हाट इज मेंट बाय रिसर्चर्स? बच्चों ने इसके ऊपर सारा का सारा ऐसे लिखा, वैक्सीन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। हो सकता है आपके ज़हन में भी यही चीज हो। ये हर चीज से रिलेटेड है। कोविड-19 वेकअप कॉल थी हमारे किस किस रिसर्चर के लिए? हमारे एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए भी, कि भाईजान किसी भी टाइम आपके बॉर्डर बंद हो जाएंगे, बिजनेस के लिए भी, आपके एजुकेशन के सेक्टर के लिए भी, आपके आईटी सेक्टर के लिए भी, आपके हेल्थ सेक्टर के लिए भी। ये हर रिसर्चर के लिए एक वेकअप कॉल थी कि जागो, दुनिया में दोबारा कभी कुछ ऐसा आ गया, बॉर्डर्स बंद हो गए, तो अपने आप को इस काबिल बना लो कि आप एग्जिस्ट कर सको और सरवाइव कर सको। क्लियर जी? वो इस बात के ऊपर बच्चे, उन्होंने कहा कि जी ये बीमारी है तो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च की बात करनी है, उन्होंने अटेम्प्ट किया और उसको फेल किया उन्होंने। सो हमने टॉपिक वो चुनना है जो A to Z, मसलन ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है, बिल्कुल साथ सीधा प्लेट में रखा हुआ है। डू नॉट वेस्ट वाटर, अगर आप नदी पे भी हो तो पानी जाया ना करें, इसका कोई दूसरा माना कोई बंदा निकाल ही नहीं सकता। एक ही माना है कि पानी जाया नहीं करना चाहिए। हम बात कर देंगे क्यों जाया होता है, किस तरीके से जाया होने से बचाया जा सकता है, क्यों जाया नहीं करना चाहिए, यही बातें हैं ना जो कॉमन किस्म की हैं। और इसी तरीके से ये वाला, ये जो चौथे नंबर वाला कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड्स, ह्यूमन इन्वेंशंस के एडवर्स इंपैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटीज के ऊपर, इसमें कोई और चीज है ही नहीं। क्लियर जी? टॉपिक के हवाले से हमें पता चला कि हमने क्या करना है या क्या नहीं। सर ये चौथा आप किसने एक्सप्लेन करें? ह्यूमन इन्वेंशंस वाला मार्क्सिज्म को लेकर आए? नहीं यार, ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज क्या है। इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपका नॉलेज क्या है। उसने फिलोसॉफिकल अंदाज में ये नहीं दिया हुआ, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की बात कर रहा है। ये इंसान का सुकून बर्बाद करने के, हाँ, इंसान का सुकून देखिए ना, सोसाइटीज को पीछे ले जाता है। सोसाइटी को पीछे ले जाने वाली क्या क्या चीजें हैं? मेंटली पीस हो गया, आपकी लाइफ एट स्टेक आ गई, ऐसे ही है ना, लाइफ एट स्टेक आ गई, आपके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, प्राइवेसी, बेशुमार चीजें जो है उसके बीच में आ जाती हैं। जो भी आप स्कोप इसका बनाना चाहें, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। बेसिक थिंग इज कि इसका माना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, इसके माने में कोई दो बातें नहीं है, आपको पता है कि वो क्या पूछ रहा है। हमने जो टॉपिक चुनना होता है सिर्फ वो चुनना होता है जिसके बारे में हमें क्लियर हो कि वो क्या पूछ रहा है, दैट्स इट। आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, यार इसमें जो भी आपकी मिसालें हैं वो बताएंगे। ये तो बेसिकली डिपेंड करता है ना कि आपका नॉलेज क्या है। आप जहां से दिल करे दलीलें दें, किताबों के रेफरेंसेस दें, सारी बातें आप करें। मेरा पॉइंट टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से सिर्फ इतना है कि आपने उस टॉपिक के ऊपर जाना है जिसके माने में कोई एम्बिगुटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्लियर है? रिसर्चर्स वाला, हाँ, कहाँ हेल्थ से रिलेटेड लिखा है? हाँ, नहीं, देखिए यही तो चक्कर था। इसीलिए तो लोग इसको पिक नहीं कर सके, सारों ने इसको हेल्थ से रिलेटेड समझा। सवाल टॉपिक क्या है? कोविड-19 कॉलन। अब आगे जो सवाल है वो उस कॉलन के बाद में, ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। इसमें कहीं हेल्थ सेक्टर के रिसर्चर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों ने कोविड का नाम सुन के समझा यही कि ये हेल्थ से रिलेटेड। यही तो गलती थी जो आप अभी कह रही हैं जी। मिसाल के तौर पर कोई भी टॉपिक है लेकिन उसके ऊपर मेरा नॉलेज इतना नहीं है, तो मेरा इसमें मतलब कितना परसेंट नॉलेज वो इफेक्ट कर सकता है? और मेरा इंग्लिश, 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं, आपका नॉलेज, आपका एक्सप्रेशन और द वे यू प्रेजेंट योर नॉलेज, प्रेजेंटेशन। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। अगर आपका नॉलेज उसके ऊपर है ही नहीं तो आप आर्गुमेंट्स तो दे ही नहीं सकेंगे, वो तो बात खत्म होगी। ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आउटलाइन पे चलेंगे। हाँ, नहीं वो आते हैं ना बेटे, अभी पूरा ऐसे करवाने लगा हूं, आपके जज्बात की कदर करता हूं। चलें जी, लेट्स मूव अहेड जी। आप पानी के लिए मैसेज कर रही हैं ना, वेरी गुड। अब जरा आए इसको हम आगे चलाते हैं। ये एक मुकम्मल ऐसे है जी जो मेरा लिखा हुआ है, जो मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ऐसे के बीच में 2 चीजें
रिक्वायर्ड होती हैं, एक आउटलाइन और एक ऐसे। बाज़ औक़ात उसने लिखा हुआ होता है कि आउटलाइन बना दें, बाज़ औक़ात नहीं लिखा हुआ होता। अगर लिखा हो तो तब तो बनानी है, अगर ना लिखा हो तब बनानी है। यस यस, ये बात लिख लीजिए कि अगर उसने लिख के आपसे आउटलाइन नहीं मांगी, इवन देन यू आर सपोज्ड कि आप एक आउटलाइन बनाएं। क्लियर हो गया? आउटलाइन क्या है, ऐसे में आउटलाइन क्या है, कोई मिसाल से समझा सकता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में? कोई मिसाल? बहुत आला, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। ये जो शहरों के हाउसिंग सोसाइटीज के और जो घर का मैप है ना, एग्जैक्टली आपके ऐसे की आउटलाइन वो है। मसलन आपने किसी अगर जाना है शहर के बीच में, किसी जगह को लोकेट करना है, तो आप उसका मैप हो तो इजीली लोकेट कर लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ये शहर क्या है, कितने के घर हैं, गलियां कितनी चौड़ी हैं, ऐसा ही है ना। एग्जामिनर भी एग्जैक्टली आपकी आउटलाइन के जरिए समझ जाता है कि आपका ऐसे दरअसल क्या है, आपका क्वालिटी है नहीं है, रेलेवेंस है नहीं है, जो कुछ भी है उसको इस आउटलाइन के जरिए समझ में आ जाता है, उसको रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हो गई आउटलाइन की इंपॉर्टेंस, अहमियत। आउटलाइन बनाने के लिए आपके पास सीएसएस से रिलेटेड ऐसे में टाइम है 25 मिनट, और पीएमएस में आपके पास है 15 मिनट आउटलाइन के लिए। इससे ज्यादा 1 मिनट भी अवेलेबल नहीं है। ये मैंने जो इतना जोर लगा के कहा कि 1 मिनट भी अवेलेबल नहीं है, वो इसलिए कहा कि ये कॉमन मिस्टेक है। बच्चे पौना पौना घंटा ले जाते हैं आउटलाइन बनाने में और बाद में कहते हैं ऐसे हमारा रह गया। ठीक है, तो आपने 1 मिनट भी इजाफी नहीं लेना, 25 मिनट के अंदर उसको मुकम्मल कर दें और उसके बाद में 15 मिनट में पीएमएस की जब मुकम्मल कर दें। अगली बात, आपकी जो आउटलाइन है इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊं कि आउटलाइन का या ओवरऑल ऐसे, वो ऐसे के बारे में होती है ना आउटलाइन, तो उसका स्ट्रक्चर 3 चीजों का मजमुआ होता है। ये जो मैंने एक भालू टाइप चीज बनाई है, ये समझे आपका पूरा ऐसे है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट। ये इसकी बॉडी है और ये इसकी एंडिंग या क्लोजिंग है, ऐसे ही है। मैं आपको बताने क्या लगा हूं कि कौन से कंपोनेंट हैं आपकी आउटलाइन के, क्योंकि आउटलाइन के ऊपर ही तो आपका ऐसे चलना है। स्टार्टिंग से मुराद ये है इंट्रोडक्शन, लिख लें 3-4 चीजें जो होती हैं नॉर्मली या हो सकती हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनिशन, टाइप्स, हिस्ट्री, या किसी चीज का एक्सटेंट कि कोई इशू है तो वो किस हद तक, पॉवर्टी है तो कितनी प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में, इसको क्या कहते हैं? ये स्टार्टिंग पार्ट है, इब्तिदा है, आगाज है। जैसे ये देखिए, इंट्रोडक्शन, करप्शन एंड इट्स टाइप्स, एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये पहले 3 पॉइंट जो ये इसका स्टार्ट है। उसके बाद बॉडी में क्या चीजें आती हैं? मेन आर्गुमेंट्स। मेन आर्गुमेंट्स, मेन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? जिस चीज पे आपसे सवाल पूछा गया है। मसलन यहां पे आपसे देखें क्या पूछा गया था कि करप्शन द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें वो बातें करेंगे जो साबित करेंगे कि वाकई करप्शन रूट कॉज है। इसको मेन आर्गुमेंट कहते हैं, जो पूछा गया है। सलीम छुट्टी के बाद कहां जाता है? सवाल ये है। तो आप बताएं कि जी सलीम बड़ा अच्छा लड़का है, नहा धो के कॉलेज आता है, रोज कंघी करता है। ये सवाल तो नहीं है। सवाल क्या है? छुट्टी के बाद कहां जाता है? दिस इज, तो इस पे जितनी बात होगी वो आपका मेन आर्गुमेंट है, मेन आर्गुमेंट। अच्छा, फिर इस जो बॉडी है उसमें मेन आर्गुमेंट आता है, इंपैक्ट आते हैं और कॉजेज आती हैं। इसको हम बॉडी कहते हैं नॉर्मली, द बॉडी ऑफ द एसे। मेन आर्गुमेंट वाला पार्ट, इंपैक्ट वाला पार्ट, क्योंकि इश्यूज के इंपैक्ट भी होते हैं,
और कॉजेज या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कि करप्शन है तो क्यों है। और जो क्लोजिंग वाला पार्ट है उसके बीच में रिकमेंडेशंस आती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले अगर कोई स्टेप लिए गए हैं तो वो आ जाते हैं, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन। और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है जी, ये क्या हो गया? ये मैंने आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बता दिया कि एक एसे में नॉर्मली इतने ही एंगल्स पर बात होती है। आप अगर इसको अपने बेटे में लेता हूं, आप अगर इसको अपने जहन में रख लेंगे तो आपको इसका ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। जी सवाल करें, एग्जांपल्स जो हैं बॉडी में ही आएंगे। डिस्कस करते हैं आगे, आस्ते आस्ते करते हैं ना, इसके बीच में क्या क्या कुछ होता है, बॉडी में क्या आता है, उसके बीच में क्या होता है, आस्ते आस्ते चलते हैं जी। आगे आते हैं ना बच्चे, इंट्रो का पार्ट है, कैसे है वो, उसको भी अभी इसको हम करते हैं। अभी इसको आपको पूरी लिखी हुई दिखाता हूं, समझाता हूं कि इंट्रो पैरा कैसे लिखना है। हाँ जी सर, आपने ये बताया कि आउटलाइन से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारा आउटलाइन ठीक हो जाती है तो हमारा ऐसा ऐसे ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ज़्यादा टाइम आउटलाइन पर लगाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आउटलाइन हो। कितना टाइम लगाते हैं? वो टाइम देखते हैं, अगर 3 घंटे तकरीबन 30 मिनट लगा लेते हैं। हैं? नहीं 30 मिनट, 25 लगाने हैं आइंदा, 25 ठीक है, 30 नहीं लगाने, 25 लगाने हैं। देखिए इसकी लॉजिक क्या है बेटे, लॉजिक ये है कि अगर आप ज्यादा टाइम आउटलाइन बनाने पे लगा देंगे तो उस आउटलाइन की बुनियाद पे जो ऐसे लिखना है वो कैसे मुकम्मल होगा, मुझे बताएं। आउटलाइन तो खाली एक नक्शा है ना। आपको कहा गया कि आपने 1 महीने में घर बनाना है, आप हफ्ता लगा दें खाली नक्शा ही बनाने में, तो बाकी घर कैसे बनेगा यार। प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये 15 मिनट के अंदर भी बन जाती है। मैंने 25 मिनट जो रखे हुए होते हैं ये मैं मार्जिन दे के रखता हूं। आगे चलें, कंपोनेंट्स मैंने बता दिए। अच्छा, अब अगली चीज कि आपने कैसे लिखना है, आउटलाइन कैसे बनानी है। ओके, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। अच्छा, आउटलाइन के अंदर 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक ये पॉइंट है जिसको मैंने कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन, इसके नीचे करप्शन एंड इट्स टाइप्स, इसको तीसरे नंबर पे एक्सटेंट ऑफ करप्शन, चौथे पे करप्शन एज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज। इनको मेन पॉइंट्स कहा जाता है, मेन पॉइंट्स। और इनके नीचे जो पॉइंट आते हैं इनको सब पॉइंट कहा जाता है, जैसे ये जो लिखे हुए हैं, ये जो पॉलिटिकल इफेक्ट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना, ये वाले ठीक है। मसलन मैं एक सादा लफ्जों में आपको समझाता हूं, एक टॉपिक लिखें, आपको यूं समझ नहीं आएगी, देसी तरीके से समझाता हूं। इंपैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, इंपैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, टॉपिक लिख लिया। ऐसे जो है ना, ऐसे ये जिस तरह मैं विजिबल हूं, ओके, ऐसे जो है जिस तरह समझदार लोग बात करते हैं ये वैसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक दैट, आपने हर एंगल पे बात करनी है। सवाल क्या किया गया, इंपैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक है। अच्छा, अब इसका सबसे पहले आपने मेन आउटलाइन बनानी होती है, मेन आउटलाइन जो मेन पॉइंट है। मैं आपको इसकी बना के दिखाता हूं। इंट्रोडक्शन, एक इसका पॉइंट ये होगा। नंबर 2, डिफाइनिंग करप्शन एंड इट्स टाइप्स। नंबर 3, एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। नंबर 4, इंपैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान।
Number next, causes of corruption in Pakistan. Number next, steps taken by the government for the eradication of corruption. Steps taken by the government for the eradication of corruption. Number next, recommendations for the control of corruption in Pakistan. Recommendations for the control of corruption in Pakistan. Recommendations for the control of corruption in Pakistan. और उसके बाद में कंक्लूजन. ये बन गई. ये मेन आउटलाइन है. इसको मेन आउटलाइन कहते हैं कि जो सारे मेन पॉइंट्स हैं, मोटी मोटी आपने इसके अंदर ये बातें करनी है. अच्छा, अब इन सारी बातों के अंदर मजीद भी तो बातें करनी है. बस जहां पे आपने इंपैक्ट बयान करने हैं तो उसके नीचे 5, 6, 7, 8 आप इंपैक्ट और भी लिखेंगे कि जी ये इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट है. ऐसा है ना. जहां पे आप कॉजेज बयान करेंगे, कॉजेज के नीचे भी पॉइंट लिखेंगे. रेकमेंडेशन के नीचे 7, 8 रेकमेंडेशंस भी देंगे. उनको सब पॉइंट कहा जाता है. अभी तक सिर्फ आपको मेन पॉइंट और सब पॉइंट का फर्क मैंने समझाना था, वो समझाया कि नहीं आया? उसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब हमारी बात इस पे आगे चलनी है कि अब आगे क्या होता है. पेपर में जब भी आपके पास कोई भी टॉपिक आए, आपने पेपर को उल्टा कर लेना है. क्या करना है? उल्टा, अपोजिट साइड पे. जहां से शुरू करना है वहां पे नहीं, पिछली साइड पे जाएं. आपने 2 पेजेस रखे होते हैं रफ वर्क के लिए. वहां पे जाके इसकी मेन आउटलाइन को आपने जल्दी जल्दी बनाना है, चॉक आउट करना है. जो भी पॉइंट जेन में आ रहे हो, आपने जल्दी जल्दी उसके मेन आउटलाइन के जो है वो पॉइंट ABCD करके 1 2 3 4 5 करके लिख लेने हैं पहली गो में. ठीक है? पहली गो में आपने क्या किया? पॉइंट लिख लिए. दूसरी दफा क्या करते हैं आप? उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ के उनकी तरतीब लगाते हैं कि पहले मुझे ये बात करनी चाहिए, दूसरे पे ये करनी चाहिए, तीसरे पे ये, फिर मैं ये बात करूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा. मेन आउटलाइन बनाई, उसके बाद उसकी तरतीब लगा ली. वहीं लगाने से मुराद है कि वहीं जेन में सोच लिया कि या नंबरिंग कर दी कि पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है. उसके बाद में अपने आप से एक सवाल किया, और वो सवाल ये किया कि क्या जो मेरी मेन आउटलाइन है, जो टॉपिक था, उस टॉपिक की तमाम रिक्वायरमेंट को कवर कर जाती है कि नहीं कर जाती. ये सवाल खुद से करना बहुत जरूरी है. आप जब पेपर दे के बाहर आएंगे ना, आप सब एक दूसरे को मेन आउटलाइन ही सुना रहे होंगे, सिर्फ मेन आउटलाइन. और अगर कोई दूसरा कह देगा यार परफेक्ट है, तो समझेंगे कि आपको लगेगा जिंदगी गुलो गुलजार होगी. आजमा के देखिएगा. सिर्फ मेन आउटलाइन, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है. तो ये वाला जो सवाल है ना, ये मैंने वैसे नहीं लिखवाया, मैं 13 साल के तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं. मेरा पढ़ाने का स्टाइल डेवलप ही बच्चों की गलतियों पे हुआ, देख देख के कि कहां कहां गलती हो रही है. उसको मैंने हिस्सा बना लिया कि अच्छा अब ये नहीं होने देना, अच्छा अब ये नहीं होने देना. तो ये सवाल करना है आपने अपने आप से कि क्या जो टॉपिक में पूछा गया है वो मैंने मेन आउटलाइन में कवर कर दिया कि नहीं कर दिया. क्योंकि सब पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ डेप्थ बताते हैं, रेलेवेंस जो चीज बताती है वो मेन आउटलाइन है. अगर आपको मेन आउटलाइन पढ़ के लगा कि हाँ तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हैं, तब इसका मतलब यह है कि आपका टॉपिक इररेलेवेंट नहीं है, आपने उसको टच कर लिया. क्लियर? जब आपने ये फैसला कर लिया कि मेन आउटलाइन मेरी बन गई है, तो आपने क्या करना है? पेपर को सीधा कर लेना है, सीधी वाली साइड के ऊपर आ जाना है, यानी जहां से आपने आउटलाइन बनानी है. अब वहां पे आके ये तरीका जो मैं बता रहा हूं इसको समझ लें कि आपने मेन आउटलाइन को लिखना शुरू कर देना है. जैसे मैंने फर्ज करें मैं ये लिख रहा हूं, तो मैंने पहला पॉइंट दिया इंट्रोडक्शन का, लिख दिया. उसके बाद दूसरा मैंने करप्शन एंड इट्स टाइप्स का लिख दिया. तीसरा मैंने एक्सटेंट ऑफ करप्शन लिखा. चौथा कुछ और लिखा. अब चौथे के नीचे सब पॉइंट भी आने हैं ना. मैंने जगह खाली छोड़नी है, मैंने सब पॉइंट लिखने नहीं बैठ जाना. मैंने जगह खाली छोड़नी है और आगे जाके कोई आधा पेज मैंने 5वां पॉइंट देना है, फिर जगह खाली छोड़नी है,
फिर छठा पॉइंट देना है, फिर जगह खाली छोड़नी है, फिर आखिरी पॉइंट देना है। यानी कि इन अ सिंगल गो, ये मैं बता रहा हूं कि कैसे 25 मिनट में आपकी आउटलाइन बनेगी। इन अ सिंगल गो आप अपनी मेन आउटलाइन 2 से 3 पेजेस पे उतार चुके हो, दरमियान में जगह खाली होगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कह पाया हूं? आपने कागज पे लिखना शुरू किया और जगह आप दरमियान में सब पॉइंटों की खाली छोड़ते गए। इंट्रोडक्शन ओके, दूसरा पॉइंट ओके, तीसरा पॉइंट लिख के जगह खाली छोड़ी, अगले पेज पे चले गए, अगला पॉइंट दिया, जगह खाली छोड़ी। अच्छा, ये हरकत करने के बाद आपने फिर आना है और सब पॉइंट जहां जगह जगह खाली छोड़ी है लिखने शुरू कर देने हैं। सब पॉइंट लिखने के लिए और भी आगे आपको टिप्स दूंगा। पहली टिप फौरी तौर पर ये ले लें, कभी भी सब पॉइंट को सोचने नहीं बैठ जाना। 4-5 सब पॉइंट बड़ी तेजी से आपके जेहन में आएंगे, जल्दी जल्दी उनको नोट डाउन कर लें। आगे सब पॉइंट जेहन में नहीं आ रहे तो छोड़ के अगले पॉइंट पे चले जाएं, उसके सब पॉइंट सोच लें। मसलन एक सादा सी मिसाल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप अपने मैट्रिक के, इंटर के और यूनिवर्सिटी के अच्छे फ्रेंड्स के नाम लिख के मुझे दें अलग-अलग। अब एक तरीका तो यह है कि आप पहले बैठ जाएं और मैट्रिक में सोचना शुरू कर दें। मैट्रिक में अच्छा ओईसी ठीक है, अच्छा वो भी था, अच्छा ओके। दूसरा तरीका यह है कि आप एक 3 कॉलम बना लें, मैट्रिक, इंटर, वो यूनिवर्सिटी। जितने नाम तेजी से जेहन में आ रहे हैं वो लिख लें। उसको लिखने के बाद में ये जो सोचने वाला काम है वो कर लें। आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है, अदरवाइज क्या होगा, आप दरमियान में कहीं स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे और आपका इन टाइम कभी भी आउटलाइन मुकम्मल नहीं होगी। तो आउटलाइन बनाने का उसूल ये है कि क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट मेन चीज होती है इसमें। 50% से ज्यादा लोग अधूरा पेपर छोड़ के आते हैं या इस तरीके से करके आते हैं कि वो समझे अधूरा ही होता है। तो आपने क्या करना है कि जितनी जगह खाली पुर हो रही है जल्दी जल्दी पुर कर लें, बाकी जैसे जैसे जेहन में आता रहा लिखते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ओके जी। एम्प्टी रह नहीं जाना उसने, वो अल्टीमेटली फिल हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि आप मसलन मैं अगर कॉजेज लिख रहा हूं, मुझे पता है कि मैंने कॉज के नीचे 6 पॉइंट देने हैं, तो उसकी स्पेस कितनी है, मैंने 150 दफा तो आउटलाइन घर पे बनाई होनी है, तो मुझे पता है कि इसके नीचे 6 पॉइंट कितनी जगह में आएंगे। जब मैं प्रैक्टिस ही इस बेस पे कर रहा हूं तो आई नो, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। पॉइंट एक तो हमने तादाद एक फिक्स्ड है, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। बस नॉर्मली कॉज रिकमेंडेशन की जो तादाद है वो 8 9 10 8 9 10 नॉर्मली ये चल रही होती है। आप 10 की स्पेस क्रिएट करते हैं, अगर 10 से ज्यादा कोई पॉइंट आ गया तो छोड़ दें, उसको स्किप कर दें, टाइम नहीं है आपके पास। ये गेम ही टाइम का यार। इस टॉपिक के ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आपको तो 3 घंटे मिले, आपके पास तो 3 घंटे हैं। तो ये गेम ही इस चीज की है कि उन 3 घंटों में जितना ज्यादा मटेरियल उठा के समराइज करके अरेंज करके यूं करके एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं, रख दें। ये गेम ये है। मतलब इट्स क्यों कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क है। यहां तक क्लियर है? अगली चीज आउटलाइन के हवाले से बता रहा हूं। आउटलाइन की एक फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग मीन के इसकी शक्ल देखने में कैसी लग रही होगी। ये जो मेन पॉइंट है ये आपने हमेशा मार्कर से देने हैं और सब पॉइंट हमेशा पेन से लिख लें। मेन पॉइंट विद मार्कर, सब पॉइंट विद पेन, और कलर आपस में इनका मुख्तलिफ रखना है। कलर मुख्तलिफ, एक नीला दूसरा काला, ठीक है। अगर आपने ऐसे नीले पेन से लिखना है तो जो मार्कर आप यूज करेंगे वो काले रंग का करेंगे। फर्क ये जरूर रखना है हमेशा ताकि प्रोमिनेंस रहे। क्लियर हो गया यहां तक? दूसरी बात, ये अलाउड है कि आप अपने जो मेन पॉइंट हैं तमाम लफ्जों को कैपिटल कर दें, ये अलाउड है, किया जा सकता है। लेकिन जो सब पॉइंट हैं वो कैपिटलाइज हम नहीं करते। हाँ, आपकी जैसे आपकी लिखाई अच्छी आती है। अच्छा, अगली बात,
इनके दरमियान बाजुकात एक चीज और भी होती है, मसलन इसके बीच में देखें, ये जो वाले हैं ये कौन से पॉइंट हैं, ये क्या है, और ये दरमियान में एक जो पॉलिटिकल फैक्ट टाइप की चीज लिखी है, इसको कैटेगराइजेशन कहते हैं। बाजुकात एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए आप अपने सब पॉइंट्स को कैटेगराइज करते हैं। मसलन मैं कहता हूं, यहां क्लास में कोई सलीम तो नहीं है, नहीं, मैं कहता हूं कि सलीम की खामियां बताएं, तो एक बच्चा है जो सलीम की खामियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता है। दूसरा बच्चा है, उसको कोई ज्यादा गुस्सा है सलीम पे, या वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो वो कैटेगराइज बनाता है। पहली कैटेगरी बनाता है शक्ल सूरत के हवाले से खामियां, दूसरी बनाता है चाल चलन के हवाले से खामियां, तीसरी बताता है उसके एकेडमिक जो उसकी परफॉर्मेंस उसके हवाले से खामियां। तो उसने कैटेगरीज बना दी 3 4 5। कैटेगरीज बनाना हमेशा अच्छा होता है, किसी ना किसी एक पॉइंट पर हम कैटेगरीज बनाते हैं लाजमी, और नॉर्मली जो चीज हमसे बुनियादी तौर पे पूछी गई होती है हम कोशिश करते हैं कि वहां कैटेगरीज बना दें, एक समराइज्ड वे में हम चीजें जो है वो बयान कर दें। क्लियर? कैटेगराइजेशन देने का तरीकाकार क्या होता है कि आप इसको पेन से लिखते हैं, लेकिन इसके नीचे एक अंडरलाइन इसको कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर, ये लिखी पेन से जाती है। यहां तक कोई शक? नहीं, कैटेगराइजेशन ये है जैसे पॉलिटिकल फैक्ट्स है, दिस इज कैटेगराइजेशन। मसलन मेरे पास उसने पूछा था करप्शन की, मैंने साबित करना था कि करप्शन तमाम इश्यूज की कॉज है पाकिस्तान में, तो मैंने ये वाले सब पॉइंट देने के लिए इसको कैटेगराइज किया कि पहले पॉलिटिकल फैक्ट्स दिए, फिर आगे जाके दिखाऊंगा सोशल फैक्ट्स हैं, आगे जाके इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं ये सारे सब पॉइंट्स, लेकिन मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया कि ये पॉलिटिकल पॉइंट्स ये हैं, इकोनॉमिक ये हैं, सोशल ये हैं। जी बेटे, जो कैटेगरी हमने की है पॉलिटिकल फैक्ट्स की, तो ये सर इंट्रोडक्शन से लिंक कर रहा है, किस एरिया से लिंक कर रहा है? किस एरिया से लिंक कर रहा है? इंट्रोडक्शन से, बॉडी से, बॉडी से है ना बेटे, ये बॉडी के मुतल्लिक कैटेगरी है। मैंने तो एक इस मिसाल को छोड़ के एक सादा सी मिसाल आपको बयान कर दी थी कि आपने सलीम की खामियां लिखनी है, तो आप सलीम की खामियों को कैटेगराइज करके बयान कर दें जो पूछा गया है। कोई यहां तक सवाल? अच्छा, अगर हम ऐसे भी पेन से लिख रहे हैं और जो सब पॉइंट्स हैं वो भी पेन से लिख रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऐसे तो आपने आगे जाके लिखना है ना, अभी सिर्फ आउटलाइन है, आउटलाइन में मार्कर से मेन पॉइंट होंगे और पेन से सब पॉइंट होंगे, यहां पे डिफरेंशिएशन बड़ी इजीली हो जाएगी। अच्छा, और चीज लिख लें, जो हमारे सब पॉइंट्स है ना ये वाले, ये राइट साइड पर टिल्टेड होते हैं। अगर आप इनकी शक्ल देखें तो ये ऊपर से नीचे एक लाइन में नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ही है, पॉइंट सारे ऊपर से नीचे एक लाइन में है, लेकिन सब पॉइंट राइट की जानिब टिल्टेड हैं, इंडेंट हुए हैं। आपने ऐसे ही करना है, एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये सब पॉइंट इसका है, अच्छा ये सब पॉइंट इसका है। कभी भी उनको सीधी लाइन में नहीं लिखना, यानी पॉइंट और सब पॉइंट कभी भी सीधी लाइन में नहीं होते। क्लियर? अच्छा, फिर अगला, सब पॉइंट देने का, सब पॉइंट देते वक्त आपने सिमेट्री को मद्देनजर रखना है। सिमेट्री एक ही अंदाज में हो, मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, वैसे तो जब आपको पढ़ाऊंगा ऐसे आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा, लेक्चर्स होंगे उस पर तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर आप गौर करें, ये जो बच्चे आगे बैठे हैं, ये जो पहले 5 सब पॉइंट हैं, इनके पहले पहले लफ्ज पढ़ें। मसलन देखिए, मेरी स्टेटमेंट है, मैंने साबित करना था कि करप्शन एज द रूट काज ऑफ ऑल द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अब मेरे दलाइल सुने, दिस इज नथिंग एल्स बट करप्शन दैट, आर्गुमेंट नंबर 1, रेंडर्स द इलेक्टोरल प्रोसेस फ्यूटाइल एंड वीकन्स डेमोक्रेसी, रेंडर्स कर देती है। नंबर 2, रिजल्ट्स इन सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी, आर्गुमेंट नंबर 3, लीड्स टू डाइवर्टेड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, आर्गुमेंट नंबर 4, डिक्रीजेस नेशनल यूनिटी। ये मैंने 10-12 एंड तक जितने भी आर्गुमेंट दिए सारे इसी तरह दिए हैं। ये किससे शुरू हो रहे हैं? वर्ब से। सारे एक ही पैटर्न के ऊपर आए हुए हैं, सारे एक ही पैटर्न के ऊपर। दिस इज सिमेट्री। ये कैसे आती है, प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही आपके जहन में हो कि हमने जब सब पॉइंट्स देने हैं तो वो सिमेट्रिक हो, एक ही अंदाज के अंदर जो है वो बात की गई हो। ऐसे के अंदर हेडिंग देंगे? ऐसे के अंदर हेडिंग नहीं आती, कहीं हेडिंग नहीं होती। आप जो पॉइंट बता रहे हैं ये वैसे ही लिखे जाते हैं, कहीं हेडिंग नहीं होती। ये सिर्फ आउटलाइन में होंगे, ऐसे में से
यस, पैराग्राफ होते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाते हैं। आगे चलें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? अच्छा, नॉर्मल मैं मुकम्मल कर दूं। नॉर्मली नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, सिर्फ वो लिख लें। नॉर्मली ओवरऑल जो मेन पॉइंट है इनकी तादाद 7 to 10 होती है। और नॉर्मली जो सब पॉइंट हैं वो 25 से 35 के दरमियान कहीं फॉल करते हैं, सारे सब पॉइंट मिला के। नंबर ऑफ सब पॉइंट्स जो टोटल बनता है वो 25 से 35 के दरमियान कहीं नॉर्मली बनता है, नॉर्मली। ठीक है, अगली बात, कॉजेज और रिकमेंडेशंस अगर नाम लेके ना पूछी जाएं, नाम लेके अगर ना पूछी जाएं तो इनकी तादाद 6 से 10 के दरमियान होती है। कॉजेज और 6 से 10 रिकमेंडेशंस अगर नाम लेके पूछी जाएं, यानी स्पेशली नाम ले से मुराद है कि आपके टॉपिक के अंदर ही पूछ ली जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, तो फिर वो ज्यादा हो जाएंगी। अगर इफ दे हैव नॉट बीन आस्क्ड फॉर स्पेसिफिकली, देन हम उनकी तादाद 6 से 10 के दरमियान किसी भी जगह पे जो है वो रख लेते हैं। आउटलाइन के हवाले से कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछे? अब मैं पूरी आउटलाइन आपको दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लें। लाउडली सवाल करना है। अच्छा, आपस में बच्चे बात नहीं करनी, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है जी। तादाद ज्यादा हो जाती है, 12, 14, 15 तक चली जाती है। हाँ, 12, 14, 15 तक चली जाती है। डिपेंड्स कि आपके पास नॉलेज कितना है, क्योंकि फिर तो मेन गुफ्तगू का जो है एंगल ही वो बन गया ना। क्लियर है जी? इंट्रोडक्शन, दूसरा करप्शन एंड इट्स टाइप्स, तीसरा एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, चौथा करप्शन एज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज। उसके बाद ये इश्यूज आ गए, नीचे गुजारें। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्ट्स, फिर सोशल फैक्ट्स, फिर इकोनॉमिक फैक्ट्स आ गए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, 4 कैटेगरीज आई। उसके बाद कॉजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान आ गई, 7 दिए मैंने, मेरे ख्याल ये 8 दी होंगी। आगे चलें, 11 है इसके बीच में। उसके बाद में स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या कुछ किया है, जौन जौन से लॉज बनाए हैं, जौन जौन से इदारे बनाए हैं, मैंने उनका जिक्र कर दिया। आगे फिर रिकमेंडेशंस आ गई फॉर द इलिमिनेशन ऑफ करप्शन फ्रॉम पाकिस्तान। मैं थोड़ा ज्यादा जब खुद बना रहा होता हूं तो ज्यादा इसलिए लिख देता हूं कि बच्चों के पास नॉलेज चला जाए। नॉर्मली आप इतना ज्यादा नहीं लिख पाएंगे पेपर के बीच में, ठीक है। मैं चूंकि बना के दे रहा होता हूं बच्चों को, मेरे सामने बैठे हुए होते हैं, तो मैं ज्यादा इसलिए लिख देता हूं कि यार 25 चीजें पढ़ाऊंगा तो 15 तो जेन में रह जाएंगी ना। तो मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट उनके ऊपर ये होता है। ये आउटलाइन होगी। एनी क्वेश्चन यहां तक? क्लियर? ओके जी, पहले वो बेटी। हाँ, कॉजेज के अंदर कैटेगराइजेशन मैंने नहीं की हुई। कॉजेज दिखाएं यहां पे, ऊपर करें। मैंने कॉजेज के अंदर कैटेगराइजेशन नहीं की हुई, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। आगे चलें, वो सीधे सीधे ही हैं। ये सीधे सीधे ही हैं, ठीक है। कोई और सवाल? इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है इसमें आपने सब पॉइंट्स इनमें नहीं होते, बनाने भी नहीं होते। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में सब पॉइंट नहीं होते। सर जो सब पॉइंट्स लिखे हुए थे वो वर्ब से हमने स्टार्ट किए थे, तो सारे फिर वर्ब से स्टार्ट करेंगे? हाँ, मतलब ये है कि अगर एक पार्ट है, मतलब अगर आप कॉजेज दे रहे हैं, कॉजेज आप वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे उस पार्ट के जो सब पॉइंट है एक ही तरह से होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दूसरी तरह से भी आप दे सकते हैं, लेकिन किसी एक पार्ट में आपने एक ही अंदाज में जो है वो बात करनी है, ठीक है जी। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग खाने में क्या खाते हैं, तो आप लोग उसकी कैटेगरीज बना रहे हैं। सब्जी, ऊपर हेडिंग दे दी, अगली हेडिंग दी फल, उसके आगे आपने दिया प्रोटीन, तो उसके नीचे आप सब्जियों के नीचे खाली सब्जियां ही लिखेंगे ना, सब्जियां लिखेंगे। मसलन सब्जियां लिखेंगे तो कैसे लिख रहे होंगे? भिंडी, नंबर 2 टिंडे, नंबर 3 करेले। तो नंबर 4 क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि जी मैं आलू भी खाता हूं? नहीं, सिंपल आलू लिखेंगे। यानी जिस तरीके से आप चल रहे हैं एक तरीके को फॉलो कर लें, जो भी करना है।
एक पैटर्न हो उसके मुताबिक आप बता रहे हो, दैट्स इट। कोई सवाल? जो फर्स्ट कैटेगराइज आपने किया था पॉलिटिकल वाला पॉइंट था, उसमें आपने सब पॉइंट में एक पॉइंट को स्टैंडर्ड अप्रोच में आई थिंक तो अंडरलाइन किया हुआ था, फिर उसके बारे में पूछना चाहूँगा। अंडरलाइन कोई भी नहीं होगा। ऊपर करें, ऊपर करें। नहीं वो वर्ड में है इसलिए सर। वो वर्ड की वजह से लग रहा होगा अंडरलाइन नहीं होगा, अंडरलाइन नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट की आप स्ट्रेच ब्रेक ले लें, खड़े होना चाहें खड़े हो सकते हैं, मतलब बात करना चाहें बात कर सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा हाफ लेक्चर हो गया। पी ले पानी, जरूर पिए, बस 2 मिनट से बियॉन्ड नहीं जाना, 2 मिनट्स। आगे आगे जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसकी पहले शक्ल दिखा दें बच्चों को। अब सुन लें पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हवाले से बातें सुन लें, फिर उसके बाद शक्ल दिखा के मजीद बताता हूं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे का पहला पैरा है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि आउटलाइन पढ़ने के बाद और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ने के बाद एग्जामिनर ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका होता है कि उसने आपको पास करना है कि फेल करना है। वो फैसला कर चुका होता है, उसका ज़हन बन गया होता है कि बच्चा पास है या फेल है। बाकी सिर्फ जगह जगह से वो सिर्फ ये देखने के लिए चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा छोड़ गया हो अधूरी कोई चीज़ या मिस कर गया हो। ज़हन वो बना बैठा है कि मैंने इसको पास करना है या फेल करना है। अगर उसने फेल का ज़हन सोच लिया तो वो आगे पढ़ेगा भी नहीं, ख़त्म कर देगा इंट्रो के बाद, ख़त्म, बात ख़त्म। अगर उसने पास का सोचा है तो वो बाकी चीजें चेक कर लेगा कि बाकी चीजें पूरी हैं या नहीं पूरी, कि ऐसा तो नहीं कि खाली इंट्रो लिखा है दरम्यान में से पैरे काट गया और बाकी चीजें। मेरी बात समझ गए? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो लंबाई है, साइज 100 लफ्ज से लेकर 250 तक चला जाता है। सौ से 250 लफ्जों तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के टॉपिक आपको क्या दिया। अगली बात, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लैंग्वेज बाकी तमाम ऐसे की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। इंट्रो और कंक्लूडिंग, इन दोनों की लैंग्वेज मजबूत होती है। जो फोकस होता है हमारा वो लैंग्वेज पर होता है कि अच्छी लैंग्वेज हो। बाकियों में फोकस होता है हमारा आर्गुमेंट्स पे, फैक्ट्स पे। यहां हमारा फोकस होता है लैंग्वेज पर, जुबान पर, कि एग्जामिनर को अपनी लफ्जों से हमने पटाना है। इंट्रो जादू दिखाना है, इंट्रो और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इनकी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है। अगली बात, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर कभी भी चीजों की डिटेल्स नहीं आती, मिसालें नहीं आती, तफसीलात नहीं आती। इंट्रो पैरा कैसा है, मिसाल से समझाता हूं। इंट्रो पैरा ऐसे है कि आपका नाम क्या है? आपका गुड़िया आयशा। इंट्रो पैरा ऐसा है कि आपका नाम क्या है? नजीब। मुझे चढ़ा दिया जाए एक 8 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर, 8 मंजिला बिल्डिंग पर, और कहा जाए इस क्लास को देखो जो आपकी क्लास है, मैं ओवरऑल आपको देख रहा हूं, और कहा जाए कि इस पे अपने कमेंट दो, इस पे कोई बात करो, तो क्या मेरी ये बात होगी कि आयशा ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, नजीब ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे? मैं 8वीं मंजिल से, मुझे क्या नजर आ रहा है यार? 8वीं मंजिल तो बहुत दूर है। मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना चाहूं तो इतनी गहराई में कर सकता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इतनी है, और उसके बीच में जो मेल हैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि इतने हैं, और फीमेल जो है वो मुझे लग रहा है इतनी। मैं सिर्फ इतनी ही डिटेल में जा सकता हूं ना, मैं इससे ज्यादा गहराई में तो नहीं। तो इंट्रो हमेशा ऐसे लिखा जाता है। कभी भी इंट्रो के अंदर आप बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरते, सिर्फ एक जगह पे उतरते हैं, वो मैं बताऊंगा कहां उतरना है, इसके अलावा नहीं उतरना।
आप चीजों को दूर दूर से बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्ट है, अगले पैरों में जाके आप आगे उसको गहराई में उतारते हैं। क्लियर हो गया? इंट्रो कभी भी गहराई के अंदर आप नहीं आते। अगली बात, इंट्रो पैराग्राफ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 2 कंपोनेंट्स। ये अब 2 कंपोनेंट हो गए। ये जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया इस तरह का, ये इसकी स्टार्टिंग लाइंस हैं, स्टार्टिंग लाइंस, और बाकी जितना भी है वो उसका थीसिस स्टेटमेंट है। नहीं, टॉपिक सेंटेंस और है। इंट्रो 2 तरह की चीजों पर मुश्तमिल होता है, 2 तरह की उसमें चीजें होती हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग लाइंस, और दूसरे नंबर पर थीसिस स्टेटमेंट। जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो 20 से 25% होती हैं, 20, 25, 30 इतने परसेंट, और बाकी जितना भी पोर्शन है 25 से 70 से 75% तक वो क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट। क्लियर? मैं आगे चलूं, मुकम्मल करूंगा, हो सकता है आपका जवाब एड्रेस हो जाए। अच्छा, बाद में करता हूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इंट्रो पैरा लिखना सबसे मुश्किल समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि ऐसे लिखना वैसे ही आर्ट है। बच्चे पेन घुमाते रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने इसको साइंटिफिक कर दिया है इंट्रो पैरा लिखने को। जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं अब एक साइंटिफिक वे में बताता हूं कि आपने पहला जुमला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है, चौथा ये, पांचवा ये। एक साइंटिफिक वे इसका इजाद कर लिया खुद, वो भी आपके साथ मैं शेयर करने लगा। उसके बाद आपके लिए ये लिखना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 2 चीजें आपको समझ में आ गई, स्टार्टिंग लाइंस हैं और अब थीसिस स्टेटमेंट पे हम बात करने लगे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है ये क्या होती है, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट यही है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से जुमले लिखे जाते हैं, और वो हर थीसिस स्टेटमेंट में सेम रहेंगे। अब आप लिख लें कि थीसिस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो हेडिंग दे दें, मैं बनवाने लगा हूं। एक एग्जाम्पल के लिए आप टॉपिक भी लिख लें, यही वाला लिख लें, करप्शन इज द रूट कॉज। पहले टॉपिक लिख लें, करप्शन इज द रूट कॉज of all the issues faced by Pakistan. Corruption is the root cause of all the issues faced by Pakistan. ये हमारा टॉपिक है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपका जो सेंटेंस नंबर 1 होगा, पहला, वो आपका स्टांस होगा। इस टॉपिक के ऊपर आप क्या स्टांस लेते हैं, तो पहले मेरे साथ मिलके उर्दू में स्टांस लें, अंग्रेजी को छोड़ते हैं, उर्दू में स्टांस लेते हैं। हमारा क्या स्टांस होगा इस टॉपिक में, मेरा क्या स्टांस बनना चाहिए? उसने कहा है कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे स्टांस 2 हो सकते हैं, या तो हम कहें कि हाँ करप्शन रूट कॉज है, या कहें नहीं है। तो हमें क्या लेना चाहिए? हाँ है। तो कॉपी पे साइड पे लिख लें कि हमारा स्टांस ये बनेगा कि हाँ करप्शन रूट कॉज है। बस इतनी 4-5 लफ्ज लिख लें, ये आपका पहला जुमला ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि हां करप्शन रूट कॉज है। क्लियर है जी? दूसरा सेंटेंस इज नोन एज एविडेंस। एविडेंस, दूसरा सेंटेंस एविडेंस कहलाता है। एविडेंस में क्या होता है कि आपने जो स्टांस लिया है, आप जाते हैं आउटलाइन में, अपनी आउटलाइन में आपने उस स्टांस की सपोर्ट में जो सब पॉइंट दिए होते हैं, जैसे इस टॉपिक की सपोर्ट में हमने पॉलिटिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्ट्स, बड़ी सब पॉइंट बनाए थे, आपको याद हो। उनमें से कोई से 4-5 सब पॉइंट उठाएं, उनको जोड़ के एक सेंटेंस बना दें। मसलन पहले आपने स्टांस लिया कि जी हां करप्शन रूट कॉज है, दूसरे सेंटेंस में आप कहेंगे कि जी देखें पाकिस्तान का ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला करप्शन की वजह से है, और ये चीज साबित करता है कि करप्शन पाकिस्तान में प्रॉब्लम की रूट कॉज। दिस इज नोन एज एविडेंस। दूसरा सेंटेंस आपका एविडेंस का होता है कि आप आउटलाइन में से पॉइंट पकड़ें
उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाएं और कहें कि जी देखिए ये इस तरह के कई मिसाइल हैं जो करप्शन खड़ी करके बैठी हुई है, तो ये तो रूट कॉज है हमारी बहुत बड़ी। क्लियर जी? स्टांस हो गया, एविडेंस। तीसरा सेंटेंस क्या होगा? ये आपकी जो आउटलाइन है उससे डिटरमिन होगा। हमारी आउटलाइन में अगर हम पीछे जाएं, मैं पीछे नहीं ले जा रहा क्योंकि यहां पे मसला है आगे नहीं पीछे जाने का, तो तीसरी चीज थी कॉजेज। हमने लिखी थी कि करप्शन की कॉजेज क्या हैं, वो हमने 11-12 लिखी थी अगर आपको याद हो। तो तीसरा जुमला मैं एक कॉजेज पे लिखूंगा, सिंपल, गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल इतनी सी बात करूंगा कि जी अगर हम गौर करें तो पता चलता है पाकिस्तान में करप्शन की कई वजूहात हैं। ये लिख लें, तीसरा जुमला इस पे होगा कि करप्शन की कई वजूहात हैं। ठीक है जी? आउटलाइन में कॉजेज के बाद मैंने जिक्र किया हुआ था कि हमारे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो कि करप्शन के लिए बने हुए हैं, यानी कि हमारे पास क्या पैराफर्नीलिया है एंटी करप्शन। तो मेरा चौथा सेंटेंस उस पे होगा, एक सेंटेंस मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जी हमारे फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे अगरचे कि हमने बहुत सारे लॉज भी बनाए हुए हैं, हमने बहुत सारे इदारे भी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक करप्शन काबू नहीं आ रही। चौथा सेंटेंस ये होगा। स्केच करते, जो आप हरकत कर रहे हैं इसको स्केचिंग कहते हैं, स्केचिंग, पैराग्राफ स्केचिंग। आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। चौथा सिंपल ये होगा कि जी बहुत सारे अगरचे कि हमने लॉज और इदारे बनाए हुए हैं लेकिन अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हीं का जिक्र था ना जी। सर इधर कॉजेज और रिकमेंडेशन में वाला ही हमारा पॉइंट जो होता है वो इसमें आ सकता है ना, तो हम मतलब एज अ पॉइंट सब पॉइंट जो होता है वो अपने माइंड में ले आए तो हमारा ये वाला सारा पैराग्राफ ये ऐसे ही होता है, आउटलाइन सामने रख के ही लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आखिर में आउटलाइन में क्या चीज थी? रेकमेंडेशंस दी हुई थी। तो एक जुमला हम इसके लिए रेकमेंडेशन के लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे जी वक्त आ गया है कि हम कुछ स्टेप्स लें ताकि पाकिस्तान से करप्शन खत्म की जा सके। क्लियर जी? कितने सेंटेंस हुए और आपकी थीसिस स्टेटमेंट खत्म हो गई? 5। अब देखिए मैं उसको अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं। पहला सेंटेंस क्या था? स्टांस। Apparently, there are a number of issues that can be held responsible for the situation Pakistan has been confronting since the very beginning, yet the very factor which is the root cause of all these issues is one: corruption. ये मेरा स्टांस आ गया कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो सिर्फ एक है, वो है स्टांस। अब उसके बाद एविडेंस देखें। This is nothing else but corruption that wreaks havoc on the developmental projects, causes wastage of natural resources, promotes capital flight and brain drain, discourages foreign direct investment and endangers the sustenance of democracy. मैंने सब पॉइंट वहीं से उठाए जो लिखे हुए हैं, जोड़ा और एक पॉइंट बना दिया। क्लियर? कॉपी में देखें तीसरा पॉइंट कौन सा है? कॉज पे एक जुमला लिखना है। देखिए मैंने ये जामनी लाइनों में क्या लिखा, विद रेफरेंस टू द ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी, persistent of corruption in Pakistan, one can justifiably blame a myriad of factors related to social, political, administrative and economic sector. यानी बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। यही बात मैंने जरा स्टाइल में करके कह दी। चौथे नंबर पे मैंने कौन सा जुमला लिखना था? नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, कि बहुत सारे बने हुए हैं। ओके। Although the federal and provincial governments have taken several legislative and administrative measures to curb corruption in all the sectors of the state, yet the monster is continuously and rapidly spreading its tentacles across the country. बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं हुकूमतों ने, लेकिन ये जो बिला है ये अभी भी अपनी वो जो टेंटिकल्स है उसको फैला रही है इधर उधर। और आखिरी जुमला रिकमेंडेशंस पे, whatsoever the causes of corruption might be, जो भी वजूहात हों, there are no two opinions that some meticulous and workable policy should be devised and implemented immediately for purging Pakistan of corruption. ये थीसिस स्टेटमेंट हो गई एक सेट फार्मूले के तहत। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। स्टार्ट लेना है आपने स्टांस से, उसके बाद देनी है एविडेंस,
उसके बाद जैसे जैसे आपकी आउटलाइन चली है ना, हर मेन पॉइंट पे आपने एक एक सेंटेंस देते जाना, एक कॉज पे, गवर्नमेंट के स्टेप्स पे, एक रेकमेंडेशन, और नॉर्मली यही होते हैं हर आउटलाइन के बीच में स्टेप्स, और आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगी। इससे पेशतर आपने एक या दो लाइनें अपनी मर्जी की लगा देनी होती हैं, वो किसी भी तरीके से जनरल अंदाज में आप लगा लेते हैं। नॉर्मली मैं बच्चों को एडवाइस ये करता हूं कि जब भी आप टॉपिक का वर्डिंग पढ़ें और टॉपिक की वर्डिंग में से किसी लफ्ज को उठा के उसके ऊपर कोई सेंटेंस जो है वो लिख दें। मसलन इसका हमारा टॉपिक क्या था कि करप्शन पाकिस्तान का सब वजूहात है, तो मैंने पाकिस्तान को पकड़ लिया और मैंने पाकिस्तान से बात को शुरू कर दी कि पाकिस्तान इज नॉट द वे इट शुड हैव बीन। द आईज, जिन्होंने ख्वाब देखा उन्होंने ये भी ख्वाब देखा था, आगे बता रहा हूं कि इसमें क्या लिखा है मैंने। जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उन्होंने ये भी ख्वाब देखा था कि जी पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, लेकिन नहीं बन सका। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन सबसे बड़ी वजह कौन सी है? और वो फिर हम अपने ट्रैक के ऊपर आ गए। एक मिसाल से समझाता हूं कि स्टार्टिंग लाइंस क्या हैं और थीसिस स्टेटमेंट क्या है। हमारी क्लास में सलीम तो नहीं है कोई? पता मुझे भी था। लेकिन जी सलीम साहब गए हैं उधार मांगने किसी के घर उधार मांगने, दोस्त के घर गए। अब जा गए हैं तो बाहर दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसा ही है। अगले बंदे ने फर्ज करें दरवाजा खोला, तो क्या सलीम फौरी तौर पर क्या कहेगा? कर्जा दे? फिर क्या कहेगा? द कॉमन सेंस है। सलीम ने दरवाजा खुलवाया, अब उसने अंदर बिठा लिया, तो सलीम फौरी तौर पर तो नहीं कहेगा यार पैसे दे दे। कोई दो चार बातें, पांच बातें इधर उधर की होंगी ना, उसके बाद सलीम फिर अपने बेसिक मुद्दा के ऊपर ऐसा है ना। जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है ना, ये हमारा मुद्दा है, पैसे मांगने वाला। इससे पहले कि हमने जितनी बातें करनी है वो तमहीद है, वो स्टार्टिंग लाइंस है। आप मौसम से शुरू कर सकते हैं, बच्चों से शुरू कर सकते हैं। मैं सलीम की बात कर रहा हूं, बच्चों से शुरू कर सकते हैं। और भी सुना, बच्चों के क्या हाल है आपके? ठीक है जी, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, बस बड़ा तो बहुत बीमार हो, जो मर्जी व्हाट्सएवर। बीवियों की बुराइयों से शुरू कर सकते हैं, पाकिस्तानी सियासत से शुरू कर सकते हैं, जहां से भी शुरू करें, बॉटम लाइन सिर्फ एक है, और वो क्या? पैसों पे आना है। इतना दूर ही ना चले जाएं कि मौसम पे मामला चलता रहे, हाथ पे हाथ फेंके जा रहे हैं, पैसे मंगे नहीं, बाद में जाते हुए याद आया ओ यार पैसे भी देने थे। इस तरह नहीं, ठीक है। आपने बिल्कुल स्टार्ट में 20 to 25% कंज्यूम करके वर्ड स्पेस असल मुद्दे के ऊपर आ जाना है कि भाई असल चीज ये है, क्योंकि उसको फिर आपने एक्सप्लेन करना है। उसमें बहुत सारी ये वाली जो बातें हैं ये आपने करना है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई, बाकी तो यार ये एक समंदर है। आज आपको सिर्फ इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ये है क्या, आपको आइडिया हो जाए। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बेशुमार एसेज के बेशुमार इंट्रोज हम बना रहे होंगे, आपको लिखे हुए दिए जा रहे होंगे कि ये यूं बनता है, इस तरीके से बात होती है, इसको हम इस तरीके से करते हैं। क्लियर? जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, सिर्फ आखिरी बात फिर मैं आगे चलूंगा। स्टार्टिंग लाइंस को मेमोराइज किया जा सकता है, इनको याद किया जा सकता है। मसलन अब देखिए ना, मैं मिसाल देता हूं, सलीम ने पैसे मांगने हो, या उसने रिश्ता मांगना हो, या उसने गाड़ी मांगनी हो, या उसने नौकरी लेनी हो, तो स्टार्टिंग लाइंस तो वो सेम ही यूज नहीं कर सकता। वहीं से सियासत से बात शुरू करेगा और आस्ता आस्ता बात को अपने मुद्दा के ऊपर ले आए, वहीं बच्चों से शुरू करेगा। तो हमारे एसेज में भी यही चालाकी होती है कि आप अपने एसे के लिए नॉर्मली कोई 18-20 स्टार्टिंग लाइंस तैयार कर लेते हैं, कोई पाकिस्तान से मुतल्लिक, कोई दुनिया से मुतल्लिक, कोई वुमेन से मुतल्लिक, कोई इस्लाम से मुतल्लिक, कोई यूएनओ से मुतल्लिक, और उनको फिर क्लब कर लेते हैं, जरूरत के मुताबिक उनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। हमारा इंट्रो के बाद आगे चले जाएं, बस ये यहां तक। इंट्रो के बाद जो दूसरा पैराग्राफ होता है, ये डेफिनेशन का पैराग्राफ होता है। डेफिनेशन लिख लें। आपको जो भी टॉपिक आया हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको डिफाइन करना, उसके बारे में बयान करना, ये जरूरी होता है असल पॉइंट की बात करने। आपको सीपैक पे अगर आ जाए तो पहले आप बताएंगे तो सही कि सीपैक क्या है। इन्फ्लेशन पे आए तो बताएंगे कि इन्फ्लेशन क्या है।
पॉवर्टी पे आए तो पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे, यूएनओ पे आए तो यूएनओ के बारे में बताएंगे कि ये वर्ल्ड बॉडी है, कब बनी, इसके कितने ऑर्गन्स हैं, ये सारी बातें करते हैं ना। ये हमारी इब्तदाई पैरे हैं। बच्चे एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन में है कि इन पैरा की अहमियत को नहीं समझ सकते, इसको मिस कर जाते हैं। हालांकि ये गोल्डन तरीन अपॉर्चुनिटी होते हैं ये पैराग्राफ, अगर आप इनकी अहमियत को समझ जाएं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको जो दूसरा पैरा है वो कौन सा होता है? डेफिनेशन पैराग्राफ। डेफिनेशन पैराग्राफ की नॉर्मल लंबाई 100 लफ्जों की होती है, 100 वर्ड्स, एवरेज 100 वर्ड्स का होता है। और इसके बीच में 3 से 4 सोर्सेज की नॉर्मली अच्छी डेफिनेशंस दी जाती हैं। 3 से 4 सोर्सेज की अच्छी डेफिनेशंस दी जाती हैं, ठीक है। डेफिनेशन पैराग्राफ की जो सबसे बड़ी और मजेदार इसकी जो खूबी है ना, वो ये है कि ये हमेशा आपने पेपर से पहले तैयार करना होता है और इसको पेपर से पहले तैयार करके ले जाना मुमकिन होता है। मैं कैसे कह रहा हूं, मसलन ये टॉपिक था करप्शन का। करप्शन पर 10,000 तरह का ऐसे भी अगर आएगा तो करप्शन की डेफिनेशन बदलेगी? नो। जो टॉपिक करप्शन पे आ गया, मैंने डेफिनेशन आंखें बंद करके यही लिख देनी है। अगर इन्फ्लेशन है तो वही रहेगी, यूएन है तो वही रहेगी, ऐसे है ना। तो जो डेफिनेशन पैराज हैं, इनको हमेशा आप ड्यूरिंग जो आपका प्रेपरेटरी फेज है, प्रेपरेशन वाला, उस पीरियड में आप उनको तैयार करते हैं, टॉप क्लास किस्म की डेफिनेशन पैरे क्रिएट करते हैं, उनको रटा मारते हैं, घोट के मेमोराइज करते हैं और ले जाके चस्पा करके आ जाते हैं अपने पेपर के ऊपर। इसका यही वे है, क्योंकि वहां बैठ के आपने कभी भी डेफिनेशंस क्रिएट नहीं करनी, वहां बैठ के क्रिएट हो ही नहीं सकती। इट इज नेवर पॉसिबल कि वहां पे बैठ के आप क्रिएट कर सके। क्लियर जी? अब ये जरा कोई लाउडली पढ़ दे। कौन बच्चा लाउडली पढ़ सकता है? पहले डेफिनेशन पढ़े। ओके, लाउडली। गुड़िया पढ़ दो। क्या नाम है आपका? मायरा। ओके। Corruption can be defined in a number of ways. Oxford Dictionary defines corruption as dishonest and fraudulent conduct by those in power, typically involving bribon. Corruption, as defined by the World Bank, is a form of dishonesty or criminal offense which is undertaken by a person or organization entrusted with a position of authority. In Pakistan, Prevention of Corruption Act 1947 uses the term criminals misconduct for denoting corruption, which according to its section 5 is illegal receipt of gratification and valuable things, misappropriation of entrusted property and abuse of official position as a civil servant. Corruption has been defined almost in the very same words in section 161 to 163 of Pakistan Penal Code 1860 and section 9 of the NAB Ordinance 1999. मैंने ये पैरा, क्या ऐसा कोई पैरा वहां बैठ के बच्चा लिख सकता है? नहीं। तमाम जो मैंने रेलेवेंट जो कोड्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको मैंने कोट किया, दूसरी तीसरी अच्छी डेफिनेशंस दी। तो आप जब भी ऐसे तैयार कर रहे होंगे, इसका डेफिनेशन पैरा पहले लिख के, आप, मैं नॉर्मली अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो खुद देता हूं बना के, आपको भी इंशाल्लाह क्लासेस होंगी तो दूंगा। आपने सिर्फ उसको मेमोराइज कर लेना है, अदरवाइज पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि आपने इस पैरे को हमेशा पहले तैयार करना है अच्छे तरीके से। और मतलब इस, चूंकि अब आप तैयार कर रहे हैं ना, तो इसमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छी, मुश्किल, ऑथेंटिक और ऐसी डेफिनेशन उठाएं जो किसी बच्चे ने ना उठाई, बजाय सिंप्लीफाइड वर्ड्स की। उसको तो फायदा ही नहीं है। जब आपने याद ही करना है किसी चीज को, तो ऐसी चीज को करें कि एग्जामिनर पढ़े तो उसको मजा आ जाए कि यार ये बच्चे ने बड़ा जबरदस्त किस्म की चीज उठाई। यहां तक क्लियर है? अच्छा, नॉर्मली हम डेफिनेशन पैरे के साथ बाज़ औक़ात टाइप्स मिक्सअप भी कर देते हैं। मसलन करप्शन की अगर मुझे टाइप्स की बात करनी है तो मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर भी कर सकता था कि करप्शन की 2 डेफिनेशंस दे के 3, उसी पैरे में कोई 1-2 टाइप्स का भी जिक्र किया। लेकिन कभी कभी यह भी मुमकिन है कि आप टाइप के लिए पैरा एक अलहदा क्रिएट कर दें, तो उसकी भी लंबाई वही होती है तकरीबन 100 लफ्ज़ों की, लेकिन उसमें आप उसकी आगे चलें जी, आप उसकी टाइप्स को जो है वो बयान कर देते हैं। रुक जाएं। ये करप्शन की मैंने मुख्तलिफ टाइप्स बयान की हैं, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, किकबैक, नेपोटिज्म, ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस। ये तमाम की तमाम के अंदर कोई महारत नहीं है, सिंपल गूगल सर्च है। ये 2-3 पैरे जितने भी हैं जिनको हम कहते हैं
डेफिनेशन पैरे, आपके टाइप्स पैरे या इब्तदाई पैरे जो हैं ये आपके गूगल सर्च वाले पैरे हैं। गूगल पे जाना है, अच्छी सर्च करनी है और बना के जो है वो ले आना है। और ये हर चीज के अंदर रेलेवेंट है, कोई भी ऐसे होगा उसमें ये चीज लाजमी इस्तेमाल होगी। एजुकेशन, उसके टाइप्स पे लाजमी बात आती है कि इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। हेल्थ के अंदर भी ऐसे ही होता है, हर एक के अंदर ऐसा होता है। क्लियर? जो आपने बोल्ड किया है इसका मतलब ये है बोल्ड का मतलब ये है कि आपने यहां पे या मार्कर दे देना या अंडरलाइन कर देना, यानी कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने अंदर ये कहानी। एग्जामिनर 30,000 पेपर चेक कर रहा होगा, ठीक है, और वो एक आपने उसकी नजरों में आना है। उसकी कोशिश होगी आपको पास करने की कि फेल करने की? फेल। वो आपको फेल करने के लिए बैठा है। क्यों? इस पे क्या, इस पे गौर करें। वो इसलिए फेल करने के लिए बैठा है कि अगर उसने पहले आपको फेल कर दिया तो बाकी उसको ऐसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। उसके पास वैसे भी बहुत मार्जिन है, मतलब 30,000 में से 600-700 को उसने पास करना है, तो उसका मतलब फेलिंग मार्जिन तो बहुत ज्यादा है। तो उसको अगर आपको उसने पास करना है तो फिर आपको A to Z उसने देखना है कि बच्चे में क्वालिटीज पूरी हों। अगर उसने फेल करना है तो फिर 2-4 जगहों पे बहाने बना के उसने क्रॉस कर देना है। जान छूटी, साइड पे रख देगा, जी अब अगला पेपर चेक करता हूं। आप लोगों के लिए आपका फ्यूचर है, उसके लिए क्या है? काम। पता नहीं इसको 100 रुपया मिल रहा है, 150 या 200 एक पेपर को चेक करने का, गॉड नोज। हमारे पेपर तो उनके लिए काम है ना, सिंपल, और काम उन्होंने निपटाना है। तो हमने उनकी नजरों में आना है, हमने उनकी नजरों में आना है कि उसको लगे कि यार इस बच्चे के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, इस बच्चे के पास बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। आगे चलें जी। अच्छा, ये हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया, करप्शन उसकी टाइप्स लिख दी। उसके बाद इस टॉपिक के हवाले से मैं बात करूं तो अगला आपकी गुफ्तगू बनती है एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, कि ये कितनी प्रिवेल करती है करप्शन पाकिस्तान के बीच में। इस तरह की जो चीजें हैं, यहां पे आप ग्राफ बनाते हैं, लिख लें। एक्सटेंट में ग्राफ बनाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं और कंपैरिजन देते हैं दूसरे ममालिक के साथ, और कंपैरिजन देते हैं पिछले सालों के साथ। 1950s में करप्शन इतनी थी, 60s में इतनी हो गई, 70s में इतनी हो गई, 80s में इतनी हो गई, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी। ठीक है, ये वो पार्ट है। ये भी तैयार होता है गूगल सर्च के जरिए। रिसर्च वर्क यहां पे होता है, एक अच्छा रिसर्च वर्क, और हर टॉपिक पे आपने रिसर्च पहले लाजमी जो है वो की हुई होती है। तो ये इट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड योर रिसर्च कि कितनी आपने डेप्थ में जो है उसकी तैयारी की हुई है। ये भी एक पैरा होता है। इस एक पैरे के साथ आप ग्राफ और शेड्यूल बनाते हैं। मसलन मैंने जब ऐसे कर रहा था CSS का, तो मैंने वो फूड सिक्योरिटी पे लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर, फिर मैंने एक कंपैरिजन किया था चार्ट्स के जरिए कि हमारे यहाँ कितने ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, कितने मतलब उसकी शरह क्या है यूज की, और चाइना में क्या है, इंडिया में क्या है। फिर इसी तरीके से खाद हम कितनी यूज करते हैं, वो कितनी करते हैं। ट्यूबवेल हमारे यहाँ कितनों पे अवेलेबल है, उनके यहाँ कितनों पे अवेलेबल है। फिर पर एकड़ यील्ड हमारी कितनी और उनकी कितनी। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था कि जी हमारी इनपुट्स ये हैं, बदले में आउटपुट ये है। उनकी इनपुट इतनी ज्यादा और आउटपुट भी उतनी ही ज्यादा है। तो इस तरीके से मैंने साबित करने की कोशिश की थी। तो ये एक्सटेंट वाला पार्ट जो है ये इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, वो तो चला गया, वो जो था हमारा कंप्यूटर में इशू आया, लैपटॉप में। इसके बाद आपकी मेन आर्गुमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आ रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने कंटिन्यू किया हुआ। आप आ जाए ना, आप लिख रही हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारा मेन आर्गुमेंट पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। मेन आर्गुमेंट क्या होते हैं? जिस मकसद के लिए उसने आपसे ऐसे लिखवाया है। मसलन इसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप जाते हैं यासर ब्रोस पे और जाके आप ऑर्डर करते हैं एक अदद कढ़ाई लिया, ठीक है। तो जो आपका मेन आइटम है वो क्या है? उसके साथ जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एक्सेसरीज हैं। वो साथ में आपके सलाद भी हो सकता है रख दे, साथ में हो सकता है रायता भी रख दे, साथ में वो नान पकड़ा देगा, रोटी का टुकड़ा पकड़ा देगा। किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल के अंदर जाएंगे तो उन्होंने वो स्टार्टिंग में क्रैकर्स भी रखे हुए होते हैं, सूप भी रखा हुआ होता है, लेकिन मेन चीज क्या है? कढ़ाई। इसी तरीके से आपका जो ऐसे लिखने का पर्पज है, जिस मकसद के लिए आपसे ऐसे लिखवाया जा रहा है, दैट इज नोन एज मेन आर्गुमेंट पार्ट।
अब आप उस मेन आर्गुमेंट पार्ट पे आएंगे। नॉर्मली हमारे पास 1200 से 1400 लफ्जों की स्पेस होती है एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे में। नॉर्मली 1200 से 1400 लफ्जों की, टोटल 2500 लफ्जों का ऐसे लिखना होता है। 2500 से 3000 सीएसएस की मैं बात कर रहा हूं। तो इस बात का मतलब यह है कि तकरीबन 50% आपने जो लिखना है वो किस पे लिखना है, जो मेन आर्गुमेंट है। अच्छा, अब इसमें 2-4 बातें और लिख लें। मेन आर्गुमेंट के जो पैराज हैं जो आपने लिखने हैं, इनकी नॉर्मली तादाद 8 से शुरू होकर 12 तक जाती है। 8 to 12, 8 से 12 पैराग्राफ तक आप ये जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, ये जो मेन आर्गुमेंट के हमारे पैरे हैं ना, अगर हमने सब पॉइंट देते वक्त, जैसे ये सब पॉइंट हैं, तो ये इसके सब पॉइंट मेरा ख्याल है मैंने 1 2 3 4 5 एंड तक जाते थे शायद 18 दिए हुए हों। 18 पैरे लिखना कभी भी जरूरी नहीं होता। हर सब पॉइंट का माना एक पैरा नहीं है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जो शुरू के अंदर एक पॉइंट एक पैरा, एक पॉइंट एक पैरा यूं चल रहे होते हैं। 7-8 पैरों के बाद आपके जितने भी पॉइंट रह जाते हैं, जितने भी पॉइंट, आप उन सारों को एक पैराग्राफ के अंदर समा देते हैं और बात को खत्म कर देते हैं उस पार्ट की। क्लियर हो गया? तो इस पैटर्न के ऊपर आपने अपने पूरे पैराग्राफ को क्रिएट करना है। मैं आपको पैरा लिखा हुआ पढ़ के भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। सिर्फ 1-2 बातें इसके हवाले से लिख लें। जो हमारे मेन आर्गुमेंट के पैराज हैं, इसमें आपका जो पैरा है इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पैरे का स्टार्ट होता है पैराग्राफ स्टेटमेंट से, कुछ लोग इसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। पैराग्राफ स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस, यह क्या होता है कि उस पैरे में आपने जो आर्गुमेंट दिया होता है ना, आप पहली ही लाइन के बीच में वो अपना आर्गुमेंट दे देते हैं। ठीक है? और बाद में जितना पैरा है उसमें आप उसको जस्टिफाई करते हैं। टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद जस्टिफिकेशंस, दलाइल देते हैं। अब इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आते हैं, इसमें आपकी मिसालें भी आती हैं, इसमें कंपैरिजन भी आते हैं। आपने बात अपनी साबित करनी है। मुझे टॉपिक आ गया, मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छी आ जाए कि सलीम अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि सलीम तो नहीं कोई, ओके, सलीम अच्छा लड़का। अब मैं बेशुमार मिसालें दे रहा हूंगा, दलाइल दे रहा हूंगा कि सलीम अच्छा लड़का नहीं है। मसलन एक दलील होगी कि सलीम जो है वो नालायक है। लिख लें दलाइल मेरे, लिख लें। सलीम पहले से लेके सलीम नालायक है। दूसरी ये कि लेजी है। तीसरी इल डिसिप्लिन्ड है। ठीक हो गया जी। चौथे नंबर पे बिहेवियर उसका बहुत ही बुरा है। पांचवें पे वो पेसिमिस्टिक है, चीज का मनफी रुख ही हमेशा देख रहा होता है। छठे पे कंजूस भी है। वैसे तो अब इतनी बुराइयों के बाद कोई सलीम होगा भी तो नहीं मानेगा। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, एनीवेज, ये 5 हमारे इस तरीके से हमारे दलाइल चल रहे हैं। अब पैरा कैसे लिखना है? हमारा पहला पैरा क्या है? पहला आर्गुमेंट क्या था? नालायक है। अब मैं जब अपना पैरा लिखूंगा ना, तो मेरी पहला सेंटेंस ये होगा कि सलीम अच्छा बच्चा नहीं है क्योंकि वो। अब बाकी लाइनों में मैंने यही बात बार बार नहीं दोहरानी, बल्कि इस बात को जस्टिफाई करना है। मैंने बताना है कि जी मसलन मैट्रिक में उसके इतने नंबर थे, उसके बाकी भाई बहनों के इतने थे, उसके मोहल्लेदारों के इतने नंबर थे। ठीक है? फर्स्ट ईयर में आया, उसके इतने नंबर थे, बाकियों के इतने नंबर थे। फिर फलां हुआ, उस टेस्ट को उसने इस तरीके से फेल किया, इस टेस्ट में गया, इसको इस तरीके से फेल किया। यानी जो भी मेरे ज़हन में दलाइल आ सकते हैं मैंने देने शुरू कर दिए। क्लियर? और ये पैरा मुकम्मल हो गया। अगली मैंने क्या उसकी बुराई बयान की?
सुस्त है, लेजी है। तो मेरा पैरा शुरू कहां से होगा? इसी बात से। मैं कहूंगा जी कि इसी तरह दूसरी चीज जो सलीम को बुरा लड़का साबित करती है वो ये है कि सलीम लेजी भी है। फिर आगे उसके आर्गुमेंट्स आएंगे कि मसलन फलां टाइम के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि ये लेट पहुंचा करता था, इसको फलां सोसाइटी का मेंबर था, इसको निकाल दिया क्योंकि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है जी। नॉर्मली भी दोस्त को मिलने के लिए जाएं तो उनकी स्टेटमेंट है इसके हवाले से कि सोया हुआ होता है दिन के 12 बजे तक। ये मैंने दलाइल देने शुरू किए। पहली ही लाइन में मेरा आर्गुमेंट आया और उसके बाद में मैंने उसको जस्टिफाई करना शुरू किया। तीसरी क्या बुराई है उसकी? आप लिखें। ये कह कैसे लिखेंगे? पैरा स्केच करें, गो। बुराई क्या लिखी है वैसे हमने? इल डिसिप्लिन्ड है। ओके, तो पहली ही लाइन आपकी ये हो जाएगी कि उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं डिसिप्लिन को बुरा करते वक्त? ओके, और क्लास में भी शोर करता है, बिल्कुल ठीक है, और चीजों का ख्याल नहीं करता, और लाइब्रेरी की बुक्स लेता है, कभी टाइम पे वापस नहीं की, असाइनमेंट आती है कभी उसने वापस प्रॉपरली नहीं की, ठीक है, यूनिफॉर्म जो है प्रॉपरली उसका जो है कभी भी नहीं हुआ, हमेशा उसका नाम जो है वो कटा हुआ होता है, उसके बाद फीस पे करने की बात आती है, कभी टाइम पे पे नहीं की। ये तमाम की तमाम बातें आपने उसकी लिख दी। ठीक है, बेहतरीन पैरा क्रिएट हो रहा है आपका, बेहतरीन, बेस्ट। बाकी बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं? वो ये नहीं करते। वो क्या करते होंगे? आपने बेस्ट पैरा लिखा CSS ऐसे में, बेस्ट पैरा सलीम की बुराइयों पर। नॉर्मली बच्चे ये पैरा कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं। मैं बताता हूं। वो लिखना है ना कि सलीम इल डिसिप्लिन्ड है, तो वो लिखेंगे कि सलीम की तीसरी बुराई ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। हालांकि डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं क्यों सलीम डिसिप्लिन आज तक अपना अच्छा नहीं कर सका। बहुत सारी चीज़ों से ये बात साबित हो जाती है कि सलीम का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। अगर उसका डिसिप्लिन अच्छा होता तो वो बहुत अच्छा बच्चा होता, लेकिन चूंकि उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं, बिलीव मी कि वो यही हरकतें जो हैं टॉपिक सेंटेंस को लफज बदल बदल के वो यही करते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आपने जो पैरा क्रिएट किया, आपने किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं किया। आप आगे से आगे बढ़े, एक दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील, चौथी दलील उठा के आप जज के सामने अपनी चीजें फेंक रहे हैं कि ये उठा, ये पकड़। क्लियर है? दिस इज द वे आपने इस मिसाल को याद रखना है। दिस इज द वे आपने पेपर के बीच में अपना केस जो है वो फाइट करके आना है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये केस फाइट करने वाला जो है वो पार्ट होता है। आपने इसमें केस जो है उसको फाइट करना होता है। अच्छा आगे जी सवाल कर लें। सर इसमें आपने बताया कि 1 to 12 पैराग्राफ होने चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ में एक आर्गुमेंट होना चाहिए। एक आर्गुमेंट होता है हर पैराग्राफ के अंदर। शुरू के अंदर एक पैरा, एक आर्गुमेंट। आखिर में क्या होता है कि आपके आर्गुमेंट कुछ बच रहे होते हैं 6-7 पैरा, आप एक लिख सकते हैं, तो उन सारों को इकट्ठा करके आप एक पैरा में लिख देते हैं। कोई और सवाल इसके? जी सर, लिटरेरी डिवाइसेस भी ऐड करनी होती है, तो क्या हम मतलब हमारे पास है कोई कहावत है, कोई कोटेशन है, पैराग्राफ में डाल सकते हैं? यार पैराग्राफ के अंदर ना जो इशू बेस्ड हम लिखते हैं, इशू बेस्ड, उसमें हम इस तरह की चीजें नहीं लिखते। कोटेशंस, सेइंग्स, प्रोवर्ब्स हम नहीं लिखते, किसी किस्म की नहीं लिखते। अच्छा नहीं समझा जाता। लिटरेरी ऐसे में हम लिख देते हैं, इशू बेस्ड में हम नहीं लिखते। उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हैं, उसमें हम डाटा देते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, एविडेंस से बात करते हैं। मतलब ये इशू बेस्ड ऐसे लिखने का स्टाइल होता है वकीलों वाला, वुकला वाला, शायरों वाला नहीं होता। लिटरेरी ऐसे का स्टाइल होता है शायरों वाला। रैट्रिक कोई भी नहीं यूज कर सकता, नहीं करते, अवॉइड करते हैं। वी अवॉइड इट, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आगे चलते हैं। बढ़ जाएगी, मैंने तो एक एवरेज बताई है। नहीं, सिर्फ जनरली आप बयान कर दें। आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना है कि आपको पता है। बेटे आपस में बात नहीं करनी, रिक्वेस्ट है। आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना है कि आपको ये पता है कि इसकी टाइप्स क्या हैं, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद कॉज और रिकमेंडेशंस के पैराज ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके हवाले से लिख लें, फिर हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे बात कर लेंगे। मैं आपको कॉज पैरा लिखे हुए दिखा भी दूंगा। अगर कॉज और रिकमेंडेशंस के पैरे पूछे ना गए हो, पहले हम कॉज की बात करते हैं। अगर नाम लेके ना पूछे गए हो,
तो हमारे पास जो स्पेस होती है वो तकरीबन 400 लफ्जों की होती है, 400 लफ्जों की, कि हम पेपर के 400 लफ्ज कंज्यूम कर सकते, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। 400 कॉज के लिए, 400 रिकमेंडेशंस के लिए नॉर्मली। कॉज पैराग्राफ का साइज रिलेटिवली छोटा होता है मेन आर्गुमेंट की निस्बत। ये 50 लफ्जों से लेकर 80 लफ्जों तक नॉर्मली होता है। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं, कुछ ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी, लेकिन नॉर्मली और एवरेजली इतना होता है, 50 से 80 के दरमियान। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 400-450 लफ्जों के पैरे लिखने हैं तो आप एवरेजली कुछ 6-7 पैरे लिख रहे होंगे 60-70 लफ्जों के, ऐसे ही है। ये एक एवरेजली मैंने आपको बता दिया। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके लिखने की स्पीड कितनी है। कुछ बच्चे ज्यादा भी लिख सकते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा है। तो नॉर्मली आपके पास 400 लफ्जों की स्पेस है और ये साइज थोड़ा छोटा है। कॉज पैरा देने का तरीका ये, मसलन कॉज क्या, अगर हम सलीम वाली मिसाल के ऊपर आए, सलीम बुरा बच्चा है, हमने साबित कर दिया। अब आगे हमें साबित करना है कि बुरा बच्चा क्यों है, कॉजेज क्या है उसके बुरा बच्चा होने की। तो कई कॉजेज आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। मसलन पहली कॉज हम उसके बीच में ये लिख सकते हैं कि उसकी वालिदैन जो है वो बचपन में फ़र्ज़ करें एक्सपायर हो गए, फौत हो गए, वो उसके लुक आफ्टर करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। दूसरे नंबर पे हम कॉज ये लिख सकते हैं कि उसके जिन्होंने उसको ग्रो अप किया उन्होंने किसी अच्छे स्कूल में उसको नहीं डाला। तीसरे नंबर पे हम कॉज उसकी ये दे सकते हैं कि उसको सोशल मीडिया या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हासिल हो गई थी, इसलिए मतलब जो भी कॉज उसकी हो, कंपनी उसकी अच्छी नहीं थी, दोस्त उसके जो हैं वो इस तरह के हैं, ज़ाहिर है वो भी उस तरह का ही हुआ। तो ये 4-5 कॉजेज जो भी आपके ज़हन में है। कॉज लिखने का तरीका ये होता है कि इन द वेरी ऑनसेट, बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल बिगिनिंग में आप कॉज स्टेटमेंट देते हैं। कॉज स्टेटमेंट क्या, मसलन अगर आपको लगता है कि उसके दोस्त वजह हैं तो आप लिखेंगे कि सलीम के बिगड़ने की पहली लाइन में बहुत बड़ी वजह उसके बुरे दोस्त हैं। ठीक, अब बाकी लाइनों में क्या करना है, आपने इसी बात को लिंक करना है कि वो बुरे दोस्त क्या करते हैं। मसलन आप बताएंगे कि सलीम एवरेजली अपना 4 से 5 घंटे इस तरह के दोस्तों के साथ गुजारता है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जो अपनी जिंदगियों में कुछ अच्छे काम नहीं कर सके। यही वजह है कि अल्टीमेटली वो उन जैसी जो है वो एक्टिविटीज करने लग पड़ा। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, कॉज स्टेटमेंट और देन उसको आपने जस्टिफाई करना है। इस तरीके से आपके पैराग्राफ क्रिएट होते हैं। क्लियर? रिकमेंडेशन पैराग्राफ कैसे क्रिएट होते हैं, आप सबसे पहली लाइन में रिकमेंडेशन देते हैं। मसलन सलीम के हवाले से हमारी क्या तजवीज होगी, सलीम की शादी कर दी जाए। पाकिस्तान में तो वैसे कर दी जाए, पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान के बीच में तो यही, हाँ पाकिस्तान में यही होता है ना जी कि हाँ शादी कर दी जाए इसकी। अब बताएं कोई सलीम तो नहीं है? हाँ ये लग रहा था मुझे। ओके अच्छा जी, रिकमेंडेशंस इसमें कई हो सकती है। मसलन ये भी हो सकती है कि सलीम को कोई ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाए काउंसलिंग के लिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास उसको जो है वो ले जाया जाए। उसको जो ख़ानदान के बड़े हैं वो मिलके उसके साथ कुछ वक्त गुजारना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। सलीम को कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दी जाएं, सलीम को कुछ अच्छी मूवीज़ दिखाई जाएं ताकि उनको देखे तो कुछ ज़िंदगी के हवाले से पॉजिटिविटी उसके जहन में आए। हम जो कुछ देखते हैं हम वैसे बन जाते हैं ना, जो कुछ पढ़ते हैं जैसी इन्वायरमेंट होती है। तो कुछ तजावीज़ हमने ये सोच ली। अच्छा, अब तजवीज़ का पैरा लिखने का तरीक़ेकार क्या, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले तो ये कि आपने बिल्कुल पहली लाइन में अपनी तजवीज़ दे देनी है, पहली ही लाइन में तजवीज़ देनी है, बिल्कुल इब्तिदा में। दूसरी बात यह कि तजवीज़ देने के बाद आप 2 चीज़ें लिखेंगे या 2 चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो ये कि जो आप तजवीज़ दे रहे हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, मतलब हाउ इज़ इट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। आपने मसलन खाली सिंपल अगर ये कह दिया कि सलीम को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया जाए तो थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से रिहैबिलिटेशन सेंटर आपकी नज़र में हैं जहां पे सलीम को भेजा जा सकता है। एक इंप्लीमेंटेशन, ताकि ये लगे कि जो आप तजवीज़ दे रहे हैं ये कोई ख्वाब नहीं है, पॉसिबल है, इट इज़ प्रैक्टिकेबल, कोई ख्वाहिश नहीं है। आप इसका रास्ता भी बयान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बयान कर सकते हैं कि हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क, ये कैसे काम करेगा।
ये किस तरीके से सलीम को दोबारा बेहतरी की तरफ ले, ये दो चीजें रिकमेंडेशन पैराग्राफ में दी जा सकती हैं। क्लियर? रिकमेंडेशन पैराग्राफ में एक चीज मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल एक शिद्दत से मना है, और वो चीज ये है कि आप रिकमेंडेशन देते वक्त हुक्म दें, ऐसा कर दो, ऐसा कर, नो 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 नो। रिकमेंडेशन आपकी तजवीज है, तजवीज ऑर्डर नहीं होता। इसको लबो लहजा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि वो तजवीज है। आप ऑर्डर नहीं लगा रहे भिंडियां पका लो, नहीं नहीं, ऐसा कर लिया जाए आपकी तजवीज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये कॉमन गलती है कि बच्चे बिल्ड रोड, बच्चे सब पॉइंट ऐसे देते हैं, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, ये करो, इसी तरह ही उनकी आउटलाइन होती है। ये तो ऑर्डर लगा रहे हैं, रिकमेंडेशन तो आई नहीं। यू शुड साउंड के आप एक तजवीज दे रहे हैं, मतलब ब्रिजेस शुड बी कंस्ट्रक्टेड, पॉलिसीज शुड बी डिवाइज्ड, ठीक है? इस तरीके से लगे कि आप कोई मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा कर लिया जाए, ऐसा किया जाना चाहिए। यहां तक सवाल बेटे। शुड यूज करना चाहिए या मस्ट? मस्ट, दोनों ही दुरुस्त हैं। अगर आपको लगे कि इस तरह की तजवीज़ है कि वो कोई अनअवॉइडेबल चीज़ है और इम्पेरेटिव है, लाजमी होना चाहिए, तो मस्ट है, वरना शुड है। कोई और सवाल? आखिर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इनको स्ट्रक्चर बस हम एंड पे देखेंगे। अभी अब देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। एक एक पार्ट में से हम हर एक में से एक एक पैरा देख लेंगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 3 हिस्सों पर। पहले हिस्से में आपने 1, 2, 3 सेंटेंसेस में बात करनी होती है मेन स्टांस पर, मेन स्टांस पर। जैसे सलीम वाले ऐसे में हमारा मेन स्टांस क्या था कि सलीम एक बुरा लड़का है। तो 1, 2, 3 सेंटेंस आप स्टार्ट इस बात से लेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ का कि जी हमारा एनालिसिस ये साबित करता है कि सलीम एक अच्छा लड़का नहीं है। बहुत सारे जो हकायक हैं वो इस चीज को आश्कार करते हैं कि जो सलीम है वो मौजूदा दौर के जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उस पर कंपेयर करें तो अच्छा लड़का नहीं बनता। तो 1, 2, 3 सेंटेंस आप इस बात पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जिसमें आप ऑक्सिलरीज उसको हम कहते हैं। उससे मुराद ये होती है कि आपने ऐसे में मेन पार्ट के अलावा जो जो बातें की हैं, आपने कॉजेज भी दी हैं, रिकमेंडेशन भी दी हैं, उनका थोड़ा टच दे दें। मसलन आप यहां बयान कर देते हैं कि सलीम अगर बुरा है तो मल्टीपल रीजंस हैं जो उसको यहां तक ले आए हैं, और बहुत सारे स्टेप्स अभी भी ऐसे हैं जो उसको दुरुस्तगी की तरफ ला सकते हैं। यहां पे आपको इजाजत होती है कि आप 2-3 रिकमेंडेशंस को बयान भी कर दें कि मसलन अच्छी कंपनी, अच्छी किताबें, अच्छी मूवीज, अच्छे दोस्त उसको जिंदगी में दोबारा बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है गुड बाय नोट। गुड बाय नोट ये है कि आप जनरल से अंदाज में कोई चीज डिस्कस करते हैं और उस बात को खत्म कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं जनरल अंदाज में। जनरल अंदाज, मसलन मैं मिसाल देता हूं। मसलन सलीम वाले टॉपिक में मैं अगर जनरल अंदाज में बात करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि जी हर इंसान के अंदर अगर हम देखें तो बेशुमार खूबियां और बेशुमार खामियां। ये मुआशरा है जो दरअसल या कभी खूबियों को प्रमोट कर रहा होता है या कभी खामियों को प्रमोट कर रहा होता है। तो ओवरऑल एज ए सोसाइटी हम सब लोगों को चाहिए कि जब देखें कि किसी इंसान के बीच में कोई खामियां हैं तो उसको दूर करने के लिए जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें, और अपनी जात के अंदर भी हम कोशिश करें कि वो खामियां मौजूद, मतलब इट्स ए जनरल डिस्कशन। जिस तरह इंट्रो में हमने बल्कि मैं इसकी एक और मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा है, उसको अचानक कह दिया जाए हिला के भाईजान आप फौत होने लगे हैं 1 मिनट में, जो पैगाम देना है पैगाम दे दें। तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो क्या पैगाम देगा कि मेरे फलां पैसे इधर पड़े हुए, कुछ तरह की बातें कर रहा होगा। तो एक जनरलाइज अंदाज में बात कर रहा होगा ना, जो कुछ उसने अपनी जिंदगी से सीखा है, नसीहतें। खुद बेशक उसने सारे चाचे मामे आपस में लड़वा दिए, लेकिन आपको यही कह रहा होगा कि नहीं मिलजुल के रहना चाहिए, इत्तेफाक से बरकत, अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा। गुड बाय नोट इज जस्ट लाइक दैट। इसको इसी मिसाल से लिख लें तो आपके जहन में रह जाएगा कि आप जनरल अंदाज में टॉपिक से हट के
आप कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उस गुफ्तगू के ऊपर अपनी बात को आप खत्म कर देते हैं। ये जो गुड बाय नोट है, इसको भी पहले से तैयार करके रखना मुमकिन होता है। जैसे इंट्रो के बीच में स्टार्टिंग लाइंस पहले से तैयार हो जाती हैं, ऐसे ही इसके बीच में भी अच्छी अच्छी बातें पहले से तैयार हो जाती हैं। अब जरा आपको एक ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर हम दिखा देते हैं, ठीक है? आगे चलें। हमने इंट्रो देख लिया था, देख लिया इंट्रो, नीचे हमने डेफिनेशन पैरा देखा। रुक जाएं सर, रुक जाएं। अच्छा, ये मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ है, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करें तो पढ़ा जा सकता है। ये वाला मेन आर्गुमेंट पैरा है। ओके, हमने साबित यहां पे करना था कि करप्शन रूट कॉज है। फर्स्टली, इट इज क्वाइट इजी टू लिंक करप्शन विद द पुअर क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क दैट इज कैरिड आउट अक्रॉस द कंट्री अंडर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहला मेरा ये है कि करप्शन है, और ये रूट कॉज इस तरह है कि करप्शन की वजह से जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सारों की क्वालिटी ये है वो निकम्मी है। अब मैंने क्या किया हुआ, ये पूरा पैरा मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने आर्गुमेंट्स देने के लिए मैंने इदारों के नाम लिखे हैं। कम्युनिटी एंड वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रूरल, मैंने तमाम इदारों के नाम लिखे हैं और ये बताया है कि ये तमाम के तमाम इदारे सड़कें भी बनाते हैं, पुल भी बनाते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी करते हैं, और सारों में करप्शन है, सारों में कमीशन है। इस नाम से कमीशन पाया जाता है, और इस वजह से पाकिस्तान के बीच में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। एक एविडेंस देने की कोशिश की। ये कौन सा पैरा है? मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ। आगे चलें जी। मोर ओवर पॉवर्टी इज अनदर मेजर कॉज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। पहली ही लाइन में मैंने बता दिया, साइज में छोटा है ये पैराग्राफ, कि इसकी कॉज पैराग्राफ है ये, ठीक है? मैंने पहली ही लाइन में बता दिया कि जी पॉवर्टी जो है ये कॉज है करप्शन की। आगे फिर मैंने लिंक किया, as poor people cannot make both ends meet in their legitimate income, they resort to using unfair means of acquiring money वगैरह वगैरह। ये उसके बाद जस्टिफाई करने की कोशिश की कि गुर्बत क्या करती है इस तरह के मामलात के बीच में। आगे चलें जी। ये ओवरऑल ये देख लीजिए, ये हमारा कंक्लूडिंग पैरा है। इसके अंदर 3 कलर्स हैं, और ये 3 कलर इसलिए हैं कि इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैंने ये बताया कि कोई शक नहीं कि करप्शन रूट कॉज है। दूसरे पार्ट में मैंने ये बताया कि बहुत सारे एक्शंस भी लिए गए हैं, बहुत सारी कॉजेज भी हैं, मजीद लेने की जरूरत है। और ये वाला जो है ये गुड बाय नोट है। मैं सिर्फ गुड बाय नोट पढ़ देता हूं आपकी इजाजत से। इट शुड बी, टॉपिक था करप्शन इज द रूट कॉज। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट इन द जर्नी टुवर्ड्स ए करप्शन फ्री पाकिस्तान, सम आर्टिकल्स दैट शुड मैंडेटोरली बी देयर इन आवर ट्रैवल बैग, यानी हमारा जो बैग है उसमें जो जो चीजें लाजमी होनी चाहिए, आर सिंसेरिटी, रेजोल्यूशन एंड हार्ड वर्क। ये चीजें हमें साथ रखनी चाहिए। सिंस द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी इन 1947 वी अनफॉर्चुनेटली हैव बीन लैकिंग द वेरी सेम थिंग एंड रिजल्टेंटली द डेस्टिनेशन कुड नेवर बी। मैंने सफर की बात की कि हमारे जो ट्रैवलर बैग हैं उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए थी जो 1947 से हमारे पास नहीं है। सिंसेरिटी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है। अच्छा, it also needs to be realized that no single leader or institution can help Pakistan get rid of the issue. कोई सिंगल लीडर नहीं करेगा, बल्कि सारों का मिलजुल के करने वाला। तो ये जनरल अंदाज में मैंने बात की, मैंने करप्शन के ऊपर बात नहीं की, एक जनरल अंदाज में बात की कि हम सब का ये काम है कि मिलके इस मेनेस को निकालें अपने मुल्क के बीच में से, और अपना अपना रोल जो है वो प्ले करें। एवरीवन इज सपोज टू प्ले हिज और हर पार्ट, जो दिस इज द मेन थिंग। यहां तक कि क्वेश्चन ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कुछ डिस्कशन हुई तो हम डिस्कशन भी कर लेंगे। यू हैव गॉट माई नंबर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई सवाल, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो इस ऐसे को समझने में यार सालों साल लग जाते हैं। ये ज़ाहिर है कि पहला आपका लेक्चर था और उसका बेसिक मकसद था कि आपको एक बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उससे आगाह कर दिया जाए कि ये दरअसल होता क्या है, ताकि कल को जब हम इसकी गहराई के अंदर उतर रहे हो, डिटेल में उतर रहे हो, तो आपको इसका जो है वो आइडिया हो। आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे A to Z, तो मेरा ख्याल है चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बेटा आपका सवाल। सर ये आपने जो इसके अंदर रिकमेंडेशन लास्ट पे दी, सर ये जो आपने पहले ऊपर डिफाइन कर दिया, उधर से भी दे सकते हैं ये आपने उनके अलावा कोई उधर बात? ये उनके अलावा है, हम रिपीट नहीं करते चीज़ों को। हमने यही काम करना होता है कि बातें भले वो ही हों, हमने अपने बातों का अंदाज मुख्तलिफ रखना होता है, एक नए अंदाज में बात करते हैं। और सर यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने बात की, हम कह सकते हैं कि सबको जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए,
तो उसके अंदर लिटरेसी रेट का भी एक एलिमेंट आ जाएगा। कंक्लूडिंग पैरे में इतनी डिटेल में नहीं जाते। बात तो मैंने बताया तो है कि बंदा फौत होने वाला है, उसके पास टाइम नहीं है, उसने मुख्तसर अंदाज में इंपैक्टफुल बात करनी है, दैट्स इट। पहले इधर से फिर उधर से। सर मेन आर्गुमेंट से जो पैराग्राफ होगा उसकी लेंथ डिपेंड करेगी कि कितने वर्ड्स हमारे पास। नॉर्मली जो मेन आर्गुमेंट के पैरा है वो 100 से लेकर कोई 150 पौने 200 लफ्जों तक चला जाता है। जो मेन आर्गुमेंट वो लंबा पैरा होता है नॉर्मली। सर अब ये ऐसे लिखने के लिए हमारे पास नॉलेज और रिसर्च होनी चाहिए, उसमें उसको किस तरह ज़्यादा यार वो करंट अफेयर्स में जब हम ये इन टॉपिक्स को नॉर्मली हम पढ़ते हैं खुद से ना, जब हम ऐसे तैयार करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि एक टॉपिक पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, मुतालिया करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज सुनते हैं, देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी से तो हमारा नॉलेज बनता है। ये काम हम प्रेपरेशन के फेज में कर रहे होते हैं। सर इसमें रेफरेंस कैसे कोट कर सकते हैं या नहीं करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट ज्यादा होती है तो आप उसका रेफरेंस कोट कर सकते हैं? रेफरेंस बिल्कुल कोट किया जाता है और रेफरेंस देने के लिए एक टेक्निक है, वो मैं आपको बकायदा किसी लेक्चर में सिखा दूंगा कि रेफरेंस और साइटेशन कैसे करनी है। सर हमें ना एक लाउडली बोलना है, लाउडली। इशू बेस्ड ऐसे लिखने की एक असाइनमेंट हमें दे दें। इशू बेस्ड ऐसे लिखने की आप खुद से लिखना चाह रहे हैं? ओके चलें टॉपिक लिख लें, टॉपिक लिखें आपकी पुरजोर फरमाइश पर। कोई बात नहीं, मैं टॉपिक दे देता हूं, अगर कोई लिख सकता है तो इट्स गुड। टॉपिक दे देता हूं, टॉपिक ने पकड़ थोड़ी लेना कि जबरदस्ती मुझे लिख। आप टॉपिक लिख लें जी, वी आर नॉट पुअर बट ए पुअरली मैनेज्ड कंट्री। वी आर नॉट ए पुअर बट ए पुअरली मैनेज्ड कंट्री। ठीक हो गया जी, इजाजत।